छोटे से गांव माजरा में 9 वर्ष का कार्तिक आंगन में खाट पर बैठा है और पढ़ने में मग्न है। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ फिराया और बोला, क्या पढ़ रहा है कार्तिक बिटवा? बाबूजी, कल का पाठ याद कर रहा हूँ। आपको कुछ काम है? सामने उस बच्चे के पिता खड़े थे, जिनका नाम संजय बालियान था। गांव में अपनी नेक नियति के लिए जाने जाते थे। संजय जी के 4 लड़के थे। 2 बड़े पहली बीवी से थे, जो बीमारी के कारण चल बसी थी, और बाकी 2 दूसरी की, जो 7 साल बाद ही चल बसी थी। संजय जी ने कहा, जा अपने भाइयों को बुला ला। कार्तिक ने किताब बंद करते हुए कहा, अभी बुला लाता हूँ बाबूजी। इतना कहकर वो सीधा उनके खेतों के किनारे से बहने वाली नहर के पास पहुंचा। देखा तो उसके दोनों भाई नहा कम रहे थे, मस्ती ज्यादा कर रहे थे। उसका भाई, बड़ा भाई ऋतिक बोला, देख अंकित, अब मैं सबसे ऊंची कूद लगाऊंगा और 1 फीट दूर गिरूंगा, और छलांग लगा दी। कार्तिक से छोटा भाई सोनू ताली बजा बजा कर हंसने लगा। कार्तिक बोला, बड़का भैया, बाबूजी बुला रहे हैं तुम दोनों को। अंकित जल्दी से बोला, भाई तुम जाओ, हम नहा रहे हैं। ऋतिक भी बोला, अभी हम नहा रहे हैं, बाद में आ जाएंगे। कार्तिक बोला, चलना है तो अभी चलो, ना तो बोल दूंगा आप लोग नहीं आ रहे। अंकित नहर में से निकलते हुए बोला, रुक, चला रही है। और चारों घर पहुंचे। बाबूजी इंतजार कर रहे थे। ऋतिक, बाबूजी क्यों बुलाया? क्या कर रहे थे तुम तीनों? खेल रहे थे। क्यों बुलाया? संजय जी ने ऋतिक, अंकित और सोनू को देखा। फिर रसोई में जाकर 2 प्लेटों में खाना परोस कर लाए और कहा, पहले खाना खा लो, फिर और कुछ करो। और कार्तिक को भी थाली पकड़ा दी। थोड़ा सा ही खाकर कार्तिक ने अपनी किताबें उठाई और फिर खाट पर बैठकर पढ़ने लगा। अंकित और ऋतिक चले गए। सोनू वहीं खेलने लगा। संजय जी सोचने लगा, एक जैसा सब कुछ। फिर उसके 2 बेटे पढ़ने का मतलब नहीं समझ रहे, जबकि एक पढ़ता रहता है। और रसोई में चला गया। वक्त बीतने लगा और संजय जी के बच्चे बड़े होने लगे। संजय जी ने पूरी कोशिश की कि उसके बाकी बेटे भी पढ़ना लिखना जान जाए, मगर दोनों को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वो बस मस्ती करते। गांव का स्कूल 8वीं तक ही था और ये कार्तिक का आखिरी साल था, जबकि अंकित और ऋतिक पढ़ाई छोड़ चुके थे। छोटे का भी एडमिशन करवाया था। एक दिन संजय जी घर वापस लौटा तो देखा, कार्तिक हमेशा की तरह पढ़ रहा था और अंकित चूल्हे पर कुछ बना रहा था और ऋतिक सब्जी धो रहा था। संजय ने पहली बार दोनों को ये काम करते देखा। संजय जी ने मुंह हाथ धोया और रसोई में आया। तब तक अंकित सब्जी छोंककर आटा गूंथने जा रहा था। संजय ने अंकित को चौकी से उठने का इशारा किया और खुद चौकी पर बैठ गया और आटे में पानी डालते हुए अंकित से पूछा, खाना बनाना कैसे आया तुमको? अंकित सीधे बोला, बाबूजी तुमको रोज बनाते हुए देखता हूँ तो आ गया। संजय ने देखा अंकित ज्यादा पानी डालने वाला था तो उसका हाथ रोककर बोला, इतना पानी काफी है, ज्यादा डालोगे तो गीला हो जाएगा। और फिर प्यार से बोला, जिंदगी भी ऐसी ही है, इसमें सब कुछ सही मात्रा में डालना होता है, नहीं तो बिखर जाती है। अगर थोड़ा तुम दोनों पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारे ही काम आएगा। अंकित हमेशा सीधी बात करता था तो फिर से बोला, मेरे हिस्से का कार्तिक पढ़ रहा है, इसीलिए उसको कोई काम को नहीं कहता। और ऋतिक मेरे जैसा ही है, उसको समझाकर कोई फायदा नहीं। इसीलिए बाबूजी तुम कार्तिक की पढ़ाई के बारे में सोचो, उसे आगे कैसे पढ़ाओगे। आटा गूंथ चुका था और अंकित हाथ पहुँचता हुआ रसोई से बाहर चला गया। संजय ने सब्जी चलाई और रोटी बनाई और सबको खिलाई और खाई और सारी काम निपटाकर बाहर फिर चारों को साथ बिठाया और बोला, कार्तिक तुम पढ़ना चाहते हो, जानता हूँ, इसीलिए अगले साल से मैं तुम्हें किसी छात्रावास में डाल दूंगा। मगर अंकित तुम क्या करना चाहते हो? और ऋतिक तुम? ऋतिक सीधा बोला, जो बड़का भैया करेगा वही करूँगा। इतना कहकर वो खाट पर जाकर सो गया। ऋतिक न जाने कैसे पर बचपन से ही अंकित की पूंछ था। अंकित अपनी आदत के अनुसार बोला,
जो तुम कर रहे हो वही करूँगा, खेती करूँगा। हमारे इतने सारे खेत हैं जिनको और लोग भी जोतते हैं और वो सब सही से नहीं जोतते, तो मैं ठीक से करूँगा सब। और सब पढ़ लिख कर बाहर चले गए तो गांव में कौन रहेगा। इतना कहकर वो पलटकर सो गया। संजय जी ने जब अंकित की बातें सुनी तो जी चाहा उसे गले से लगा ले। वो समझ गया था उसकी परवरिश सही हो रही है। अंकित और ऋतिक किसी गलत रास्ते पर नहीं है। सोनू अपनी तोतली आवाज में बोला, बाबूजी मैं फौजी बनूंगा, दुश्मनों को मारूंगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे। जिंदगी अजब गजब से मोड़ दिखाती है। कभी संजय जी को लग रहा था कि उसके 2 बच्चे बिगड़ गए हैं, मगर आज गर्व था उनके लिए। संजय फिर सोचकर हंस दिया। फिर सोते हुए अंकित और ऋतिक दोनों को चादर सही से उड़ाई और सोने चला गया। संजय जी ने कार्तिक के लिए स्कूल ढूंढकर उसका एडमिशन करा दिया। कार्तिक 3 दिन बाद जाने वाला था। संजय खुश था, वजह भी थी। उसका बड़ा बेटा खेतों में मन लगाकर काम कर रहा था और ऋतिक भी। दोनों अपना नाम लिखना जानते थे, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी जान गए थे। संजय के पास अब कोई टेंशन नहीं थी। एक दिन संजय खेत से आया और आते ही बिस्तर पर पड़ गया। उसने कंबल ओढ़ा मगर फिर भी कंपन होने लगी। घर में सिर्फ कार्तिक और सोनू ही थे। खेत से अंकित और ऋतिक आए नहीं थे। संजय 4 बजे ही आ गया था। कार्तिक ने देखा बाबूजी कांप रहे हैं। उसने जल्दी से रिजाई निकाली और उनको उठा दी, मगर संजय अभी भी कांप रहा था। उसने जल्दी से एक और रिजाई उनके ऊपर डाल दी। संजय जी भी की कंपन कम हो गई, मगर जब सर छूकर देखा तो भीषण ज्वर चढ़ गया था। वो जल्दी से बाहर गया, सोनू को बुला, अंकित को बुलाने भेजा। इतनी देर में वो बाबूजी के पास बैठा रहा। 10 मिनट बाद अंकित आया। उसने देखा तो ऋतिक से पानी लाने को कहा और पट्टी रखने लगा। और फिर कार्तिक से बोला, देख कार्तिक, मैं वैद्य जी को लेने जा रहा हूँ, तू ये पट्टी बदलते रहना गर्म होने से पहले। और ऋतिक तू बाबूजी के हाथ पैर पर ठंडे पानी की पट्टी रख, मैं जल्दी से आता हूँ। अंकित साइकिल लेकर निकल गया। 15 साल का अंकित इतना भी बड़ा नहीं था, मगर बहुत समझदार था। वो वैद्य जी के घर गया तो पता चला वो तो कहीं जा रहे हैं। वो दौड़ा उन्हें रोकने। गांव की सीमा पर वो उसे मिल गए, उनको वापस लाया। घर पहुंचकर देखा तो दोनों भाई वैसा ही कर रहे थे जैसा वो कहकर गया था। वैद्य जी ने औषधि दी, एक खिला दी और एक खाना खाने के बाद देने को कहा। अंकित रसोई में गया तो ऋतिक भी जाने लगा। तो कार्तिक बोला, ऋतिक तुम यहीं बाबूजी के पास बैठो, बड़का भैया की मदद मैं कर देता हूँ। अंकित ने सब्जी काटी और चढ़ाने की तैयारी कर रहा था कि कार्तिक आटा गूंथने लगा। वो भी ज्यादा पानी डालने वाला था कि अंकित ने उसका हाथ पकड़ा और बिल्कुल वही बात कही जो बाबूजी ने उससे कही थी। कार्तिक सुनकर खुश हुआ। अंकित बोला, तू सब्जी देख, मैं गूंथता हूँ। थोड़ी देर बाद अंकित थाली में खाना परोस कर लाया। उनके पिता को होश अभी ही आया था। वो उठने की कोशिश करने लगे तो ऋतिक ने दीवार से तकिया थोड़ी ऊंची लगाते हुए कहा, बाबूजी तुम लेटे रहो, अभी बुखार है। बड़का भैया और कार्तिक भैया खाना लेकर आते होंगे। वो खाना और औषधि खाकर सोए रहना, सुबह तक बिल्कुल चंगे हो जाओगे। फिर मुस्कुराकर बाबूजी के कहने पर दोनों रजाई हटा दी। अंकित खाना लेकर आया, कार्तिक पानी लेकर आया। अंकित ने थाली रखने को टेबल लगाई और अंकित को और बनाकर बाबूजी की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो बाबूजी खाना खाओ, फिर औषधि खाना और आराम करना। संजय जी अंकित को देखता ही रह गया। चारों बेटे उसे ही देख रहे थे। अंकित ने कोर उनके खुले हुए मुंह में डाला और बोला, बाबूजी हम परिवार है और परिवार ही रहेंगे। तुम्हारे संस्कार कूट कूट कर भरे हैं इसमें, इसीलिए चिंता मत करो। अगर सुबह बता देते तो इतना बीमार नहीं पड़ते। फिर ऋतिक और कार्तिक की तरफ देखकर बोला, ऋतिक कार्तिक आओ, जाओ थाली में खाना परोस कर तुम दोनों भी खा लो। सोनू तू मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ऋतिक बोला, और बड़का भैया तुम। कार्तिक बोला, आप बाबूजी को खिला दो, फिर हम
आप हम साथ खा लेंगे। अंकित कुछ कहता उससे पहले ही संजय जी ने संभल कर थाली में से रोटी का कोर तोड़ा और अंकित की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अंकित मेरे साथ खा लेगा, तुम लोग भी खा लो। अंकित ने बाबूजी को देखा तो उसकी आंख भर आई और आंखों का पानी अंदर रख कोर मुंह में लेते हुए बोला, बाबूजी सही कह रहे हैं। ऋतिक बोला, मैं भी साथ में ही खाऊंगा। इतनी देर में कार्तिक सब्जी और रोटी दोनों टेबल पर रखते हुए बोला, और मैं भी। अंकित और संजय जी को हंसी आ गई। संजय बोला, ठीक है खा लो, सब साथ में ही खाएंगे। थोड़ी देर पहले ज्वर से पीड़ित संजय जी अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे थे। उसके चारों बेटे उसके साथ उसके और एक दूजे के हाथ से खाना खा रहे थे और साथ साथ हंसते जा रहे थे। संजय जी ने चारों को गले से लगा लिया और बोला, चाहे कुछ हो जाए तुम चारों अलग मत होना, भले ही शरीर से दूरी आए, मन से दूरी मत आने देना, वादा करो चारों। चारों ने वादा किया। खाना खाने के बाद अंकित कार्तिक ने रसोई का काम निपटा लिया और ऋतिक ने बाबूजी को औषधि पिलाकर सुला दिया। अंकित आया तो बाबूजी सोने की तैयारी कर रहे थे। वो ऋतिक और कार्तिक से बोला, जाओ तुम दोनों भी तो जाओ। वो दोनों सो गए। संजय जी बेटों की सेवा से जल्दी ही स्वस्थ हो गए। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। कार्तिक और सोनू हॉस्टल चले गए। 17 साल का अंकित और 13 साल का ऋतिक खेत में लग गए। अंकित को धीरे धीरे खेतों की सारी बातें समझ आने लगी और ऋतिक अंकित के साथ भी रहता, गांव में मस्ती भी खूब करता, सभी से मिलनसार और हंसमुख था। ऋतिक, जबकि उससे ठीक उलट अंकित बेहद गंभीर। उधर कार्तिक और सोनू पढ़ते गए। अंकित और ऋतिक को संजय जी ने खूब प्यार दिया और मेहनत से खेती बाड़ी सिखाई। अंकित ने धीरे धीरे सब कार्यभार संभाल लिया। 20 साल का अंकित यूं बात करता जैसे वो 25 बरस का हो। अब कार्तिक 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और सोनू 10वीं की। तभी उसके हॉस्टल में एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी को पढ़कर कार्तिक और सोनू तुरंत घर भागे। घर जाकर पता चला संजय जी बीमार है। बहुत सेवा करने पर भी संजय जी ना बचे। वो अपने बेटों को एकता की सीख जरूर दे गया। अंकित सबसे बड़ा था, वो अकेले में तो खूब रोया, मगर सामने कार्तिक, सोनू और ऋतिक को संभालता। संजय जी को गए हुए जब 14वां दिन था तो अंकित ने कार्तिक और सोनू से कहा कि वो वापस हॉस्टल जाए। हॉस्टल का ये आखिरी साल है, उसके बाद उसे किसी बॉयज हॉस्टल या फिर कमरा किराए पर लेकर आगे की पढ़ाई करनी होगी। कार्तिक का मन न था, मगर ये जरूरी भी था, तो अंकित ने कार्तिक को वापस भेज दिया और सोनू को दूसरे हॉस्टल में भेज दिया गया। अंकित ने कहा था, बाबूजी का सपना है कि तुम बड़े बनो, खूब पढ़ो लिखो, तो तुमको ये करना होगा। वक्त हर घाव मरहम भले ना होता हो, मगर बुरा गुजर जरूर जाता है। तो वक्त अच्छा और बुरा दोनों गुजरने लगे। कार्तिक ने बीए एलएलबी की और अपने गुरु और शहर के बेस्ट लॉयर के साथ प्रैक्टिस की और साथ ही एडमिशन ले लिया और उन्हीं के घर किराए पर रहने लगा। शहर के बेस्ट लॉयर की बेटी का नाम बिंदिया था और ये एक डॉक्टर थी। इधर अंकित पूरी तरह संजय जैसा हो गया। उसकी सोच बिल्कुल संजय जी जैसी थी। वो विनम्र था, मेलजोल वाला था और गांव के भले में सबसे आगे रहता था। घर के हालात अब बदल गए थे। अंकित का अब गांव में सुनहरा नाम था। उसने कभी बेईमानी नहीं की, ना अपने होते किसी को करने दी। उसके दामन पर कोई दाग नहीं था। दूसरी तरफ ऋतिक नटखट पूरा का पूरा कृष्णा जैसा था। हर किसी से बोलता, बात करता, खुश रहता और सबको खुश रखता। एक दिन अंकित से मिलने चौधरी काका आए और बताया कि उनकी लड़की ऋतिक से ही शादी करना चाहती है और ऋतिक भी। अंकित ने ऋतिक को बुलाया तो वो बोला, हाँ मगर मैं शादी नहीं करूँगा, प्रेम करता हूँ। पूछा तो बोल दिया ना तो ना। अंकित जानता था ऋतिक उसकी बातों को ना नहीं करता और जब ना करता है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और वो कारण ऋतिक को ही बताएगा, कार्तिक को ही बताएगा। तो अंकित ने कार्तिक को चिट्ठी लिखकर सब बता दिया।
कार्तिक ने LLM में एडमिशन लिया ही था। 20 साल का हो गया था, जबकि ऋतिक 18 का ही था। और उसकी शादी ये सुनकर ही कार्तिक को हंसी आ गई। अंकित बोला, तुझे पता लगाने को बुलाया और तू हंस रहा है। कार्तिक बोला, बात हंसने की है तो क्या करूं। अंकित बोला, बात गंभीर है। कार्तिक, बात समझ। मेरे रहते बात गंभीर हो सकती है क्या? मैं बात करता हूँ और हल निकालता हूँ। कार्तिक ने सबसे पहले ऋतिक से बात की तो वो सीधे बोला, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी शादी से पहले तुम्हारी और बड़का भैया की होगी। जब तक इस घर में भाभी नहीं आ जाती मैं नहीं करने वाला शादी। बात तो सही है, लेकिन मेरे भाई, मेरी शादी अभी नहीं हो सकती। मेरी 2 साल की पढ़ाई, प्रैक्टिस, फिर खुद की प्रैक्टिस सब बाकी है। हाँ, बड़का भैया की उम्र हो गई है शादी की, 24 के हो गए हैं। कार्तिक ने कहा। फिर वो चौधरी काका के घर गया। पता चला लड़की का नाम पद्मा है और वो पढ़ी लिखी है। फिर भी ऋतिक से शादी करनी है, क्योंकि बचपन से ही वो ऋतिक से ही शादी करना चाहती थी। कार्तिक ने दोनों को समझाने की कोशिश की, मगर ना पद्मा मानी, ना चौधरी काका और ना ऋतिक टस से मस हुआ। अंकित ने जब पूछा तो बोला, आप दोनों की मंगनी कर दीजिए बड़का भैया, लेकिन शादी तब करेंगे जब वो बड़ा हो जाएगा। ऋतिक की सगाई कर दी गई। शहर से कार्तिक के दोस्त और सर भी आए। सब ने खूब एंजॉय किया। जब कार्तिक वापस जाने लगा तो अंकित बोला, तो आता है तो मन लग जाता है, नहीं आता तो ये ऋतिक कुछ ऐसा कर देता है कि तेरी पढ़ाई में कुछ और कहता। अंकित उससे पहले ही कार्तिक ने अंकित के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बस कुछ दिन और, फिर मैं भी लौट आऊंगा। घर में भाभी होगी तो उनके प्यार से दूर थोड़ी रह पाऊंगा। अंकित समझा कार्तिक पद्मा को बोल रहा है, मगर कार्तिक ने तो अंकित की पत्नी के लिए बोला था। अंकित ने हाँ कहा और कार्तिक बोला, आज जा रहा हूँ, कल वापस आ जाऊंगा। देख ऋतिक, बड़का भैया को परेशान नहीं करना और जो मैंने बातें कही है उनका ख्याल रखना। ऋतिक ने मुंडी हिला दी और बोला, बड़का भैया, अभी कार्तिक भैया जा रहा है। कार्तिक चला गया वापस शहर। शाम का वक्त, खेत के बीचों बीच बने पंछी उड़ाने वाले मचान पर एक लड़की ढलते सूरज की तरह सुंदर और नारंगी रंगोड़े पहने गुमसुम ढलते सूरज को एकटक निहारती हुई बैठी है। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा। हाथ का स्पर्श पाते ही उसके सुर्ख लबों पर हंसी तैर गई, लेकिन फिर भी जरा सी देर में तुनक कर बोली, मिल गई फुर्सत, यहाँ इंतजार करते करते जान पर बनाई, बात मत करो हमसे, और मुंह घुमा लिया। ये पद्मा है, सुंदर मनमोहक रूप और पढ़ी लिखी और उस पर बेहद समझदार ऋतिक की मंगेतर। ऋतिक बोला, माफ कर देना पीहू, बड़का भैया के कहने से पल्ले गांव गया था, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। पद्मा झट से बोली, क्या लाए हो ऋतिक? तू तो मुझसे बात ही नहीं कर रही, तो मैं क्यों दिखाऊं? देखो, ज्यादा भाव मत खाओ, एक तो खुद ही देर से आए और अब खुद ही गुस्सा हो रहे हो। दिखाओ ना क्या लाए हो, पहले बोल। माफ किया। अच्छा किया बाबा, किया किया किया, माफ किया, अब तो दिखा दो, क्यों सता रहे हो? ऋतिक ने खुश होकर पद्मा के हाथ में डब्बा पकड़ा दिया और जब पद्मा ने खोलकर देखा तो जल्दी से ऋतिक के गले से लग गई और बोली, तुम कितने अच्छे हो ऋतिक, मैं कब से ये ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी। ऋतिक बोला, मैं पहना दूं? पहले तो पद्मा झिझकी, फिर बोली, पहना दो, मगर टूटनी एक भी नहीं चाहिए। ऋतिक प्यार से पद्मा को वो चूड़ी पहनाता बोला, जो वो लाया था, तुम्हारी ये हरे कांच की चूड़ियाँ तो मेरी भी जान रखती है, टूटी तो मैं भी टूट जाऊंगा। पद्मा ने जल्दी से ऋतिक के मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, खबरदार, फिर मजाक में भी ऐसा मत बोलना, अगर बोला तो जान ले लूंगी, समझे, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। ऐसी हजारों चूड़ियां तुम पर कुर्बान, मगर ऐसी फालतू बातें फिर मत करना। याद रखना, सदा हमारी सगाई हो गई है और अब
तुमसे मैं जुड़ी हूँ। खबरदार, जो सोचा भी दूर जाने के लिए। ऋतिक ने देखा पद्मा रोने लगी तो बोला, ठीक है, नहीं सोचूंगा। पद्मा बोली, क्यों सताती हो ऐसे? इतना कहकर वो ऋतिक के करीब आने लगी। ऋतिक ने पद्मा के माथे को चूमा और बोला, नहीं पद्मा, इससे आगे कुछ नहीं। मैं संजय बालियान का बेटा हूँ, गलत नहीं कर सकता। जब तक शादी नहीं हो जाती कुछ नहीं। और तुम भी काका की बेटी हो, उनके घर की इज्जत, रोज मिलना ठीक है। सगाई हो गई है हमारी, मगर यूं करीब आना गलत है। कार्तिक भैया ने जाते समय कहा था, जब तक बड़का भैया की शादी नहीं हो जाती तब तक कोई गलत कदम मत उठाना। और तुम तो बहुत समझदार हो पद्मा, पढ़ी लिखी हो। गलत रहा तो तुम भी जाना पसंद नहीं करोगी, इतना तो जानता हूं मैं। पद्मा ऋतिक की बातें एकदम गौर से सुन रही थी और उसे एकटक देख रही थी। उसने धीरे से ऋतिक का हाथ पकड़ा और बोली, मेरी काकी कहती थी कि मैं तुमसे शादी करके पछताऊंगी। अगर मुझे काका के परिवार में से ही चुनना है तो मैं कार्तिक को चुनती, मगर जानते हो, मेरे लिए कार्तिक भैया हमेशा भैया रहे हैं, बचपन से ही। तो मैं कह देती, कार्तिक तो भैया है और ऋतिक को चुनकर मैं पछताऊंगी नहीं, बल्कि गर्व करूंगी। वो सदा मुझे इतना सम्मान और प्यार देगा जितना तुमको तो क्या इस गांव की किसी औरत को ना मिला होगा। और जानते हो, आज मैं सही साबित हो गई। आंखों में आंसू भरे पद्मा थोड़ी देर रुककर बोली, मुझे गर्व है मेरी पसंद पर, मेरे ऋतिक पर। ऋतिक ने उसे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर गले से लगी रही, फिर आंसू पोंछे और बोली, चलो घर चलो अब। उधर किधर? तुम्हारा घर इस तरफ है और मेरा उस तरफ। अभी शादी ना हुई है, जो मेरे घर जाओगे? ऋतिक ने कहा। पद्मा भोलेपन से बोली, वो मुझे पता है, मगर तुमने कहा ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं बड़का भैया से गुजारिश करने जा रही हूँ, या तो मैं रोज खाना बनाऊं रात दिन दोनों का, या फिर वो मेरी योग्यता के अनुसार काम दे। और तुम नहीं बोलोगे कुछ हमारे बीच अब चले? ऋतिक का हाथ थामे पद्मा बड़का भैया से मिलने चल पड़ी। जिंदगी में हर रंग है और प्यार का रंग सबसे गहरा रंग है। इसी रंग से तो जिंदगी रंग बिरंगी लगती है, और सच्चे प्रेम में जो डूबी है वो जिंदगी है। पद्मा शाम के समय घर पहुंची तो अंकित ने पूछा, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ऋतिक इसे घर क्यों ना छोड़कर आया? ऋतिक कुछ कहता उससे पहले ही पद्मा ने अंकित के पैर छुए और बोली, बड़के भैया प्रणाम। इसमें आपके भाई की कोई गलती नहीं है, मुझे ही आपसे काम था। फिर पूछा, बड़के भैया क्या मैं खाना बना दूं? अंकित ने पहले तो पद्मा के बढ़ते कदम रोके और बोला, रसोई में कदम मत रखना, जब तक शादी नहीं हो जाती तुम कोई काम नहीं करोगी घर का। पद्मा बोली, तो क्या करूं फिर? दिन भर घर में रहती हूँ, बापू कोई काम करने नहीं देते, बोलते हैं कुछ दिन की मेहमान है। अब बताओ आप ही क्या करूं मैं फिर? या तो आप मेरे लिए काम ढूंढो या फिर मैं घर का काम करूंगी, मुझे कुछ ना पता। इतना कहकर बच्चों सिर उठकर बैठ गई रसोई के दरवाजे पर ही। ऋतिक पानी लेकर आया तो बोला, पद्मा अंदर जाने दे, रास्ते से हटो। मगर पद्मा हटी ही नहीं। अंकित ने उसे उस वक्त टालने को कहा, अच्छा ठीक है, कल दोपहर गोदाम के बाहर आकर मिलना, मैं तेरे लिए काम ढूंढ लूंगा। अब हट चौखट से, नहीं तो ऋतिक पानी लेकर गिर जाएगा। पद्मा ने सुनकर खुश हो गई और हट गई। ऋतिक उसे घूरते हुए अंदर चला गया। पानी रखकर पटले पर बैठता हुआ बोला, कोई कोर्स क्यों नहीं कर लेती? पद्मा बोली, बहुत कर लिए और बहुत हो गई पढ़ाई, और नहीं करनी। अंकित ने प्यार से पूछा, पद्मा रोटी खाएगी? ले थाली परोस दी, और ये ले तेरा कोर। और कोर तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। पद्मा झट से अंदर आई और खा लिया। अंकित ने कहा, पद्मा ऋतिक छोड़ आएगा? वो बाहर को जाती हुई बोली, मैं रानी के साथ जा रही हूँ। वो मिल गई। अंकित और ऋतिक चुपचाप खाना खाने लगा, मगर मन में पद्मा के लिए काम ढूंढना है चल रहा था। उसने कार्तिक को फोन किया और इस बारे में राय ली।
कार्तिक ने कहा, बड़का भैया, मुंशी जी बहुत दिनों से एक सहायक को कह रहे थे। पद्मा पढ़ी लिखी है, अकाउंट जानती है अच्छे से, तो क्यों ना आप उसे मुंशी जी का सहायक बना दो। अंकित ने कहा, हाँ ये तो सही कह रहा है, वो पढ़ी लिखी जो है, और फिर औरतें काम नहीं कर सकती बाहर का, ये सोच भी बदल जाएगी जब पद्मा कंप्यूटर पर काम करेगी और खेतों का काम भी कंप्यूटरीकृत हो जाएगा। अगले दिन अंकित एक कंप्यूटर लाया और जब पद्मा आई तो बोला, आज से तुम इस कंप्यूटर पर काम करोगी, अकाउंट का, मुनीम जी की भी मदद करोगी, सारा बही खाता तुम्हें संभालना है और साथ ही मुनीम जी को भी ये सिखाना और समझाना होगा। इसके लिए जो वेतन बनता है वो मुनीम जी तुम्हें दे दिया करेंगे, बोलो करोगी। पद्मा बोली, भैया आप मुझे जॉब दे रहे हो और गांव वाले कुछ। अंकित एकदम से बोला, अब तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो तो गांव की परवाह मत करो, अब से हम नई रीति चलाएंगे। पद्मा सहर्ष राजी हो गई और काम करने लगी। अंकित ने सारे गांव को दिखा दिया कि बहू बेटी हो या बेटा बेटी या फिर बेटा बहू, किसी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सब काम कर सकती हैं। ये ना कि आदमी बाहर का करे और औरत सिर्फ घर का। परिवर्तन संसार का नियम है और जो इस नियम को नहीं मानता वो ही असफल होता है। जिंदगी का काम तो है हर पल रंग बदलना। एक तरफ पद्मा ने अंकित का ऑफिस संभाल लिया और गांव में विरोध के बाद भी उसने किसी की नहीं सुनी और आखिर सबको हार माननी पड़ी। संजय जी के बेटे के आगे वही दूसरी तरफ कार्तिक शहर में LLM की तैयारी और प्रैक्टिस जोर शोर से कर रहा था। अपने गुरु के घर पेंगिस्ट बनकर रह रहा था और गुरु के साथ प्रैक्टिस भी कर रहा था और अपने भाइयों की खूब बढ़ चढ़कर तारीफ करता था। सब कहते कि वो शादी के बारे में क्यों नहीं सोचता, तो कहता, बहुत दिनों से बाबूजी की एक जमीन जो उनकी जान हुआ करती थी वो किसी और के कब्जे में है, वो चाहता है कि वो उसका केस लड़े और जमीन बड़का भैया को तोहफे में दे। इस कदम को आगे बढ़ाने में गुरुजी ने खूब साथ दे रहे थे और उसकी बेटी बिंदिया ना जाने क्यों जब भी अंकित की बातें सुनती थी प्रभावित हो जाती थी, जबकि उसने एक बार भी अंकित को देखा तक नहीं था। जब ऋतिक की सगाई से बिंदिया के पिता और कार्तिक गुरु के गुरुजी वापस आए तो उन्होंने अंकित की जमकर तारीफ की और ये तक कह दिया कि अगर उनका दामाद हो तो अंकित जैसा हो। बिंदिया पहले ही कार्तिक की बातों के कारण अंकित से प्रभावित थी और ये सब सुनकर उसके मन में अलग सी जगह बन गई थी अंकित के लिए, जिसे सारी दुनिया इश्क कहती है, कुछ वैसा ही, बस एहसास होना बाकी था। एक दिन अंकित की तबीयत बहुत खराब हुई। वैद्य जी से इलाज करवाया मगर दर्द कम ना हुआ। दरअसल वैद्य जी थे नहीं तो उनके बेटे ने दवा दी थी। तो ऋतिक आनन फानन में उसे कार्तिक के पास ही ले आया। सुबह सुबह कार्तिक गुरुजी के दिए किसी केस की डिटेल पढ़ रहा था और बिंदिया जाने की जल्दी में बिना नाश्ता किए जा रही थी। माँ की आवाज आई, अरे नाश्ता तो करती जा, तेरा रोज का है, ये सारा काम करती रहेगी। और नाश्ते की बारी आई तो देर हो रही है बोलती है। बिंदिया बोली, माँ कर लूंगी। अस्पताल पहुंचते ही मगर देर ना करना। और माँ की तरफ देखती हुई दरवाजे की ओर दौड़ी और अचानक किसी से टकराई और जब आंख खोलकर देखा तो कुर्ते जींस में एक हष्ट-पुष्ट चेहरे पर घनी मूछें, सर पर पगड़ी और चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान लिए कोई खड़ा था और वो उनकी बलिष्ठ भुजाओं में थी। पल भर को वो उसे देखती ही रह गई और वो भी। तभी एक आवाज के साथ दोनों की तंद्रा टूटी। बड़का भैया, कार्तिक भैया, आवाज लगाओ, तभी तो पता चलेगा ये उनका ही घर है। ऋतिक ने कहा। ये ऋतिक की ही आवाज थी। ये आवाज सुनकर अंकित ने जल्दी से बिंदिया को खड़ा कर दिया और बिंदिया भी जल्दी से खड़ी हो गई और बाहर की तरफ जाने की बजाय अंदर की तरफ जाने लगी। तो अंकित संभल कर बोला, सुनिए, क्या कार्तिक यहीं रहता है? मैं उसका बड़ा भाई अंकित हूँ। बिंदिया ने जैसे ही नाम अंकित सुना पीछे को देखा तो सामने अंकित अपने चिर परिचित अंदाज में खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कार्तिक ने बताया था। वो पल भर को देखते ही रह गई। लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान था अंकित। ऐसा नहीं था कि रिश्ते नहीं आए उसके लिए,
बस भाइयों को पैरों पर खड़ा करने के मकसद से इनकार करता रहा। और आज पहली बार नज़र किसी से टकराई थी, वो भी उससे जो पहले से ही बिना देखे बावरी हुई थी उसकी। बिंदिया ने अंकित को देखा और शर्म से नज़र फेर ली और बोली, यहीं रहता है कार्तिक, चलिए मैं पहुंचा देती हूँ। आगे आगे बिंदिया चल रही थी और पीछे पीछे अंकित और ऋतिक। वो बिना देखे ही बोली, ये जो आपके साथ है ये ऋतिक है ना? ऋतिक जल्दी से बिंदिया के साथ आते हुए बोला, हाँ मैं ऋतिक हूँ, कार्तिक भैया का छोटा भाई। और आप बिंदिया दीदी हो ना? पता नहीं क्यों पर बिंदिया को ऋतिक के मुंह से दीदी कुछ अच्छा ना लगा। वो झट से बोली, दीदी मत कहो, नाम ले लो जैसे कार्तिक लेता है। फिर घूमकर अंकित को देखा जो अभी भी उसे ही देख रहा था, मगर यूं कह रहा था जैसे न देख रहा हो। बिंदिया बैठक में उनको बिठाकर बाहर आई और जोर से कार्तिक को आवाज लगाई। ऋतिक ने आवाज सुनी तो बोला, अरे राम, कितनी जोर से आवाज लगा रही है, कान को चुभ गई आवाज। अंकित न जाने कहाँ खोया खोया बोला, कितनी प्यारी आवाज है, कान में रस घोल गई। ऋतिक ने गौर से देखा अंकित को और हंस पड़ा और धीमे से बोला, लगता है भाभी मिल गई। तभी बिंदिया आ गई। वो बोली, कौन मिल गई? इतना कहकर वो बाहर को गई तो ऋतिक भी पीछे पीछे गया और अनजान सा होते हुए ऊपर को देखकर बोला, भाभी कार्तिक नीचे रहता है या ऊपर? बिंदिया ने बिना कुछ सुने कह दिया, कार्तिक भैया ऊपर वाले कमरे में रहता है, पापा का स्टडी रूम है उसके बगल वाले कमरे में। इस बार ऋतिक ने भाभी शब्द पर जोर देते हुए कहा, भाभी आप बहुत सुंदर हो। और फिर अंकित को सुनाता हुआ बोला, जिसकी भाभी बनोगी वो किस्मत वाला होगा। फिर चौंकते हुए बोला, उफ मैं तो भूल गया, हम तो यहाँ अंकित भैया को डॉक्टर को दिखाने आए थे। और फिर सीढ़ियाँ उतरते ही कार्तिक से बोला, कार्तिक बड़का भैया के पेट में बहुत दर्द है। कार्तिक ऋतिक के गले मिल रहा था उस वक्त। कार्तिक कुछ कहता उससे पहले ही बिंदिया बोली, इतनी देर से बकवास कर रहे हो, बता नहीं सकते हो कि इनके तुम्हारे भैया के पेट में दर्द है? और फिर अंदर जाकर बोली, सीधा लेटिए आप। अंकित हैरानी से देख रहा था बिंदिया को। कार्तिक जल्दी से आया और अंकित के पांव छूकर गले लगा। फिर बोला, बड़का भैया ये डॉक्टर है, इनका नाम बिंदिया जी है, आप लेट जाइए, ये दवा दे देगी। और अंकित को वहीं दीवान पड़ा था उस पर लिटा दिया। बिंदिया ने पूछा, किधर दर्द है? और जैसे ही अंकित के पेट में हाथ लगाया उसे एक करंट सा लगा और वो झट से उठ बैठा। बिंदिया घबरा कर बोली, क्या हुआ? कार्तिक भी बोला, क्या हुआ बड़का भैया? अंकित मासूमियत से बोला, करंट लगा। ये सुनते ही सबको हंसी आ गई और बिंदिया शर्म से लाल हो गई। उसने नज़र अंकित की नज़र से मिलाकर हंसते हुए उसे आराम से बिस्तर पर लिटाया और पेट को दबाते हुए बोली, यहाँ दर्द है। अंकित चुपचाप लेटा रहा और बोला, घूम रहा है दर्द। ऋतिक वो पानी का गिलास उठाओ, बिंदिया ने कहा और अपने सामने रखे पर्स में से गोली निकाली और बोली, ये लीजिए, खा लीजिए, आराम मिल जाएगा। कार्तिक गैस हुई है पेट में, ये रोग हम शहर वालों का है, इसीलिए हमें पता चल जाता है, गांव में तो ये होता नहीं, इसीलिए वैद्य जी के पास इसकी दवा नहीं मिली होगी। तभी बिंदिया के माँ पापा भी आ गए। सबसे मिलने के बाद कुछ बात हुई और फिर माँ बिंदिया को देखते ही बोली, तुझे तो देर हो रही थी ना, फिर गई क्यों नहीं? रुक कैसे गई? अब नहीं हो रही देर? बिंदिया बोली, जा रही हूँ माँ। पर्स उठाया और जाने लगी तो नज़र उठाकर अंकित को देखा और जैसे पूछा, अब ठीक है? और तभी अंकित ने उसे देखा और जैसे कहा, हाँ ठीक हूँ। बिंदिया को राहत की सांस आई। वो बोली, कार्तिक जाने मत देना अपने भाइयों को, 1-2 दिन रुक जाए यहीं। और हाँ, गैस की गोली से जलन मचती है, कुछ खिला देना। फिर पर्स रखती हुई बोली, माँ मैं नहीं जा रही, आप अकेली कैसे करोगी सब, मैं बनवा देती हूँ नाश्ता पानी और खाना भी। फिर माँ के साथ किचन की तरफ जाने लगी। तभी अंकित बोला, माता जी कष्ट मत कीजिए, हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे,
बाहर कुछ खा लेंगे। बिंदिया ने घूर कर अंकित को देखा और आंखें अजीब सी बनाई। बिंदिया के पिताजी बोले, अभी से जाकर क्या करोगे? अंकित, आज तो रुक जाओ कम से कम। अंकित बिंदिया का गुस्सा भरा चेहरा देख रहा था। एकदम से बोला, जो आप कहे वकील बाबू। और फिर बिंदिया को देखा। वो मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। ऋतिक ये सब देख रहा था। जब देखा अंकित और वकील साहब आपस में बात कर रहे हैं तो कार्तिक से बोला, मुझे अपना कमरा दिखाओ भाई। कार्तिक उठा और ऋतिक को कमरे में ले गया। ऋतिक आते ही बिस्तर पर लेट गया और बोला, आए तो बड़का भैया की दवा के लिए थे, मगर यहाँ तो भाभी मिल गई। अब कार्तिक तू भी कोई ढूंढ ले और तू भी शादी कर ले, जिससे मेरी और पद्मा की भी हो। कार्तिक बोला, क्या कह रहा है ऋतिक? ऋतिक ने सारी बातें बता दी और ये भी कि अंकित भैया रुकने को राजी भी बिंदिया जी की को देखकर ही हुए हैं। कार्तिक खुश होते हुए बोला, सच्ची? ऋतिक बोला, खुद ही देख लो, और इशारा नीचे को किया। कार्तिक ने नीचे देखा तो बिंदिया और अंकित साथ ही थे। बिंदिया अंकित के हाथ धुला रही थी और अंकित उसे ही देख रहा था। ऋतिक को शरारत सूझी। उसने आवाज लगाई, भाभी। बिंदिया ने ऋतिक को देखा और पूछा, क्या हुआ? वो झट से बोला, कुछ नहीं, और कमरे के अंदर भागा। साथ ही कार्तिक भी, और दोनों खूब जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते कार्तिक बोला, तू तो बड़ा उस्ताद है, तुझे कैसे पता चला? वो हंसता हुआ बोला, आप पढ़ाई के बड़का भैया, खेतों के बाकी कामों के उस्ताद हो, मगर मोहब्बत की दुनिया के तो हम ही उस्ताद हैं। फिर जल्दी से बोला, अंकल से जल्दी बात करो ना, इन दोनों की शादी करवा देते हैं। कार्तिक बोला, वो पहले ही हो चुकी है। क्या? कब? ऋतिक ने चौंकते हुए पूछा। जब से अंकल गांव से आए हैं अंकित भैया की तारीफ किए जाती हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अंकित जैसा ही लड़का ही उनका दामाद होना चाहिए। तब आंटी बोली कि अंकित ही क्यों ना। बस उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने हामी भर दी और कहा कि जब तक अंकित भैया और बिंदिया जी एक दूसरे को पसंद नहीं कर लेते बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। बिंदिया जी तो पहले से ही इम्प्रेस हो गई थी बड़का भैया के बारे में जानकर। आज बड़का भैया को भी बिंदिया जी पसंद आ गई है तो बात करके देखते हैं। कार्तिक बोला, चल अभी करते हैं। ऋतिक बोला, अभी? कार्तिक बोला, हाँ, बड़का भैया से नहीं, अंकल से, और उन दोनों को प्रेम है ये तू सुनिश्चित करेगा, मतलब एहसास तू दिलवाएगा। वो कैसे? ऋतिक ने कहा। कार्तिक बोला, किसी तरह बड़का भैया को 3 दिन यहाँ रोक ले, फिर घर चले जाना, और उसके 6 दिन बाद बिंदिया दीदी वहाँ आने वाली है कुछ डॉक्टर के सर्वे के लिए। बस समझ गया ना तुझे क्या करना है? ऋतिक बोला, जय हो। और तभी बिंदिया की आवाज आ गई, नाश्ते को बुला रही थी। ऋतिक जोर से बोला, आ रहा हूँ भाभी, और दोनों हंसते हुए नीचे आ गए। अंकित के लिए बिंदिया ने सचमुच अपने हाथों से खाना बनाया था और अंकित ने चुपचाप सब खा लिया था। वो लौकी नहीं खाता था, मगर बिंदिया के लिए वो भी खा ली। नजरों से नजरे की बात होती रही, कुछ समझे कुछ नहीं। हाँ, वो दोनों 3 दिन के लिए रुक जरूर गए। ऋतिक की तबीयत खराब होने की नौटंकी के चलते। हुआ ये कि जब जाने की बारी आई तो बिंदिया ने बहुत जोर दिया रुकने पर, मगर अंकित रुकने को राजी ना हुआ। ये देखकर बिंदिया उदास हो गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वहाँ ऋतिक आया और बोला, भाभी आप चाहते हो ना भैया ना जाए तो सिर्फ एक बार कहिए, फिर नहीं जाएंगे। बिंदिया ने अपने आंसू पूछे और सर हिला दिया, हाँ मैं। और ऋतिक जोर जोर से चीखने लगा। सब पूछकर थक गए, मगर वो ना माना। और जब बिंदिया वहाँ आई तो समझ गई, मगर उसे ऋतिक ने सताया तो उसने भी देखने का बहाना किया और इंजेक्शन लगाने को कहा तो वो सीधे बोला, भाभी अगर मैं भैया को ले जाऊं तो तुम रह लोगी उनके बिना? तो मैं आज ही ले जा रहा हूँ, बोल देता हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। बोलो। बिंदिया बोली, मगर तुम्हारे बड़का भैया मुझे पसंद थोड़ी करते हैं। ऋतिक बोला, पता करिए, वैसे आप पसंद करती हो? बिंदिया बोली, भाभी सुनकर तुझे 2 नहीं लगाती ना तो? बिंदिया ने इतना कहा और शर्मा कर मुंह फेर लिया।
सामने ऋतिक खड़ा था, वो मुस्कुरा रहा था। बिंदिया ने दोनों को देखा और बोली, मतलब तुम दोनों मिले हुए हो? कार्तिक ने मुंह पर उंगली रख ली। बिंदिया के पिताजी ने अंकित से रिश्ते की बात की कार्तिक के कहने पर, और अंकित राजी हो गया और बस शादी तय हो गई। मगर दिल पूरी तरह मिलना बाकी था। उस पर अंकित वापस चला आया। पद्मा को जब ये खबर मिली तो वो खुशी से नाचने लगी। मुनीर जी ने बताया कि पिछले 4 दिन से पद्मा ने सब काम संभाल लिया था। अंकित बहुत खुश हुआ। अंकित वापस आ गया तो मगर बिंदिया की याद सताने लगी। काम पर ठीक से रहता मगर घर में थोड़ा खोया सा रहता। ऋतिक को सब पता था। इधर बिंदिया को बार बार अंकित का चेहरा दिखता और वो उदास रहने लगी। कार्तिक ने उसे ऐसे देखा तो बगीचे में कुर्सी पर बैठी बिंदिया से पूछा, याद आ रही है तो फोन कर लीजिए। बिंदिया तुनक कर बोली, वो भी तो कर सकते हैं, फोन या मैसेज, मैं ही क्यों करूं? कार्तिक बोला, उनके पास वक्त भी नहीं होगा और हिम्मत भी नहीं होगी आपको फोन करने की। हाँ, फोन मिलाया कई बार होगा। बिंदिया ने कार्तिक की तरफ देखा और बोली, सच? कार्तिक बोला, हाँ, बड़का भैया थोड़े शर्मीले से है। बिंदिया बोली, शर्मीले है? तुम्हें तो कर सकते हैं। कार्तिक कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजा। उसने नाम देखते ही फोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया और बोला, हाँ बड़का भैया, कैसे हो? अंकित बोला, मैं ठीक हूँ, ऋतिक भी ठीक है, पद्मा भी ठीक है, हॉस्टल में सोनू से भी बात हुई थी, वह भी ठीक है, और सब गांव वाले भी ठीक है। तू कैसा है कार्तिक? बिंदिया ने अंकित की आवाज़ सुनी तो फोन की तरफ देखा। कार्तिक ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। अंकित ने पूछा, बाकी सब कैसे है? बिंदिया को हंसी आ गई। उसने मुंह पर हाथ रखा और कार्तिक को इशारा किया कि उसके बारे में ना बताए। कार्तिक ने कहा, सब ठीक है, आंटी भी ठीक है। अंकित बोला, और बाकी सब? कार्तिक ने पूछा, और कौन बाकी सब? अंकित बोला, डॉक्टर साहिबा। बिंदिया को डॉक्टर साहिबा सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में ही बोली, बहुत खराब, और अंदर चली गई। कार्तिक ने सारी बात बताई तो अंकित बोला, मैंने क्या गलती की? कार्तिक बोला, इतना अच्छा नाम है उनका, प्यार से नाम ले लेते। अब मनाइए उनको उनके नंबर पर फ़ोन करके। रात को 8 बजे अंकित ने बिंदिया को फ़ोन किया तो उसने उठाया और वो जैसे ही हेलो बोला, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, किससे बात करनी है आपको? यहाँ कोई डॉक्टर साहिबा नहीं रहती, और फ़ोन कट गया। अंकित ने हिम्मत की और फ़ोन उठाते ही कहा, बिंदिया जी से बात करनी है, क्या हो सकती है? ये नाम सुनकर बिंदिया का थोड़ा गुस्सा कम हुआ और वो बोली, कहिए क्या काम है? कार्तिक बोला, सॉरी, माफ़ कर दो। वो कार्तिक था तो, और फिर पहली बार आपका नाम ना ले पाया। क्यों नहीं ले पाए? इतना भी बुरा नाम नहीं है मेरा, मैं इतनी भी सुई नहीं लगाती हूँ। बिंदिया बोली। अंकित बोला, हाँ जानता हूँ नहीं लगाती हो, मगर गुस्से वाली सुई से भी तो बहुत डरता हूँ। बाबूजी को कभी गुस्सा करने ही नहीं देता था। और इसी तरह बात में बात मिलते मिलते बात होने लगी और काफ़ी रात हो गई। बिंदिया ने कहा, काफ़ी रात हो गई, अब सो जाइए, मुझे भी नींद आने लगी। अंकित बोला, सो जाइए आप, मेरी नींद तो 2 कजरारी आंखों ने कब की चुरा ली। आजकल सोता कहाँ हूँ, वो आंखें सोने ही नहीं देती। बिंदिया ने जब ये सुना तो शर्मा सी गई, फिर अनजान बनते हुए बोली, किसकी आंखें? अंकित बोला, आपके कमरे में आईना है तो उसमें देख लेना, शुभ रात्रि। और फ़ोन कट गया। बिंदिया शर्माई लजाई सी आईने के सामने गई, फिर शर्माकर बार बार आंखों को देखा और फिर बिस्तर पर लेट गई और न जाने कब सो गई। उधर अंकित भी बिंदिया के बारे में सोच सोच कर सो गया। अब दिन मुश्किल लगने लगे काटने। एक दूसरे को देखने का मन होता तो फ़ोन करते,
मगर एक कसक अब भी थी जो दूरी का कारण थी, और एक के मन में नहीं, दोनों के मन में थी। अंकित ने ऋतिक से कहा था कि वो 5वीं पास और बिंदिया डॉक्टर, क्या वो अनपढ़ से शादी करेगी? और इधर बिंदिया ने कार्तिक से कहा कि वो इतने बड़े आदमी, गांव भर में इज्जत है, और वो डॉक्टर, बदलने को बदल जाएगी मगर वक्त तो लगेगा। क्या अंकित अपना पाएंगे उसे? और इसी झिझक कसक को दूर करने के लिए ऋतिक और कार्तिक के बीच बात हुई थी। एक हफ्ते बाद बिंदिया गांव के अंदर ही स्वास्थ्य कैंपस में आ रही थी। दोनों ने सोचा था तब वो इस झिझक और कसक को दूर करके रहेंगे, जिससे उन दोनों के बीच की दूरी मिट जाए। एक हफ्ता अंकित, बिंदिया, ऋतिक, कार्तिक, यहाँ तक कि पद्मा के लिए भी मुश्किल से गुजरा। और फिर एक हफ्ता हुआ, बिंदिया गांव में आई और कदम रखते ही अंकित से टकराई। अंकित ने उसे देखते ही कहा, बिंदिया जी आप, और उसे देखता ही रह गया। उसके साथ ऋतिक था। इधर बिंदिया बोली, जी आप, और अंकित को देखती ही रह गई। इसके साथ कार्तिक था। 2 पल तो दोनों कुछ रुके, फिर लगभग एक साथ दोनों के कानों में चीखते हुए भाई भाई कहकर गले से लग गए। बिंदिया और अंकित दोनों आवाज सुनकर झेप से गए। बिंदिया का तो शर्म से चेहरा लाल हो गया और अंकित नजर ही नहीं मिला पाया। पद्मा भागती हुई आई और बिंदिया दीदी कहती हुई उसके गले से लग गई और उसके कान में बोली, ससुराल में शादी से पहले ही स्वागत है दीदी। बिंदिया पहचान गई, ये पद्मा थी। क्यों गांव भर की और अंकित की सारी खबर ये ही उस तक पहुंचा देती थी। वो थोड़ा नखरे से बाल झटक कर पद्मा के साथ चल पड़ी। ऋतिक झट से आगे आया और बोला, ओए पद्मा, मेरी भाभी को किधर लेकर जा रही हैं? वो हमारे घर जाएगी, ला सामान दे। नहीं देती दीदी, मेरे घर रहेगी। तुम्हारा घर उनका ससुराल है, वो ससुराल में कैसे रह सकती है? और बड़का भैया ने ही ये नियम बनाया है, मुझे भी तो नहीं आने देते। तो दीदी हमारे साथ रहेगी। इतना कहा पद्मा ने और ऋतिक को एक तरफ करके बिंदिया के साथ चलती बनी। ऋतिक बोला, भाभी, बिंदिया ने कहा वो सही कह रही है, और अगर मैं गई तो उंगली तुम्हारे भैया पर उठेगी, और मैं ये नहीं चाहती। और अपनी बात के समर्थन के लिए उसने अंकित की तरफ देखा। अंकित ने जैसे पलके झुकाकर मूक समर्थन दे दिया। ऋतिक बड़बड़ाता हुआ आया और तो अंकित ने कहा, कुछ दिन वेट कर, फिर भाभी और पत्नी तुझे दोनों मिल जाएगी। अब घर चल। दोनों घर चले गए। अब पद्मा के घर ऋतिक के साथ अंकित के भी चक्कर लगने लगे। बात होती दूर से नजदीक से, आंखों में भी, बातों में भी, और किस्मत ने भी नजदीकी का मौका दिया। और एक दिन बातों ही बातों में अंकित ने कहा, क्या आप जैसी पढ़ी लिखी डॉक्टर मेरे जैसे अनपढ़ से शादी कर लेगी? मैं सिर्फ 5वीं तक पढ़ा हूँ। बिंदिया बोली, आप करेंगे मेरी जैसी शहर की लड़की से शादी, जो गांव को अपना पाया नहीं किया जाता और कोशिश करने में ज़्यादा वक्त लगाया? तो आप गुस्सा तो ना होंगे अगर आप इसके बावजूद मुझे अपनाएंगे तो 5वीं पास को कम से कम इंटर तो मैं पास करवा दूंगी, और ना भी हुए तो आप किसी भी पढ़े लिखे को मात दे दे, इतना तो जानते हैं, फिर क्या जरूरत है और पढ़ने की? इतना कहकर बिंदिया ने अंकित की आंखों में पहली बार झांका। अंकित ने कहा, मेरे घर की तो बस रोशनी चाहिए, वो आपके आने से हो जाएगी। और कौन कह रहा है आप खुद को बदलो, मुझे मेरी बिंदु में कुछ बदलाव नहीं चाहिए। बिंदु? बिंदिया ने कहा, कह सकता हूँ ना, अंकित ने कहा। बिंदिया बोली, आपकी बिंदु आपकी हुई, आप जो कहे सब प्यार से कहे, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। बिंदिया ये कहकर अंकित के पास आई और अंकित भी आगे बढ़ा और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अंकित ने प्यार से बिंदिया का माथा चूम लिया और बिंदिया अंकित की बाहों में समा गई। बिंदिया एक हफ्ते तक गांव में रही और वहीं की हो गई। अंकित के साथ मिलकर रहकर ये भी जाना कि गांव को अस्पताल की जरूरत है, तो अंकित बनवा रहा है और डॉक्टर गांव का ही लड़का है, मगर लेडी डॉक्टर आने से मना कर रही है। तो बिंदिया ने कहा, बस कुछ हफ्ते और फिर मैं आ जाऊंगी, तो किसी और की क्या जरूरत पड़ेगी। अंकित बहुत खुश हुआ।
मगर बिंदिया से पूछा उसका कोई सपना हुआ तो? बिंदिया ने शर्मा कर कहा, जब जिंदगी मिल गई है तो सपने अब जिंदगी जो आंखों में पैदा कर ले। और प्यार से हंसते गाते अंकित, ऋतिक, पद्मा और गांव वालों पर प्यार बरसाकर सबका दिल जीतकर वापस आ गई। और इधर कार्तिक अपनी वकील की तैयारी में जुट गया। बिंदिया के पिता चाहते थे शादी तब हो जब अस्पताल बन जाए, और अंकित ने अस्पताल 6 महीने में ही बना दिया। और वहाँ सही से काम करने और पूरा अस्पताल संभालने में वक्त लगने लगा था, तो 6 महीने का वक्त अंकित और बिंदिया ने ले लिया। 6 महीने तक बिंदिया गांव में ही रही। आज 1 साल बाद अंकित और बिंदिया की शादी हो रही थी। ऋतिक की शादी भी करने की सोची, मगर उसने कह दिया, हमें शादी इंजॉय करनी है, आप लोग कर लो, फिर कार्तिक की करेंगे, तब हमारी कर लेना। इस पर कार्तिक बोला, तब तुम इंतजार करो, क्योंकि कार्तिक को कोई ना पसंद आने वाली। अंकित बोला, मैं करवा देता हूँ तेरी शादी। मुझे मेरी शादी में जो लड़की सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी उसके घर रिश्ता भिजवा दूंगा, बोल मंजूर? बिंदिया ने मना भी किया, मगर कार्तिक बोला, मंजूर, आप जिस लड़की से कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। बिंदिया को दुल्हन और अंकित को दूल्हा बनाकर शादी के लिए जयमाला में लाया गया। वरमाला पड़ी और फिर लड़के लड़कियों की मस्ती चालू हो गई। पद्मा और ऋतिक ने तो खूब धमाल की। बिंदिया के भाई बहन भी थे कुछ, और किस्मत ने उन्हीं में से किसी एक को चुना था कार्तिक के लिए, और वो थी गौरी, बिंदिया की चाची की लड़की और छोटी बहन। गौरी भी लो कर रही थी। अंकित ने जब ये जाना तो पता चला वो लड़की बहुत हंसमुख और प्यारी है। अंकित ने उसे अपने भाई कार्तिक से मिलवाया, और दोनों में कब नॉर्मल बातें से लो की बातें शुरू हो गई पता नहीं चला। शादी में मस्ती और धूमधाम होने लगा। शादी संपन्न हुई और 5 दिन भाभी का प्यार दुलार पाकर कार्तिक को अब लौटना था। उसका मन ना हो रहा था इस बार जाने का। इसे पहली बार तो घर पूरा लग रहा था। सोच रहा था अगर पिताजी होते तो कितना खुश होते। बिस्तर पर यूं ही पड़ा था, भोर हुए बहुत देर हो चुकी थी। रसोई में खाना बनाती बिंदिया ने आवाज लगाई, ऋतिक। वो दौड़ा आया, आते ही बोला, कहो भाभी। बिंदिया ने कहा, ये कार्तिक अब तक क्यों नहीं आया? नीचे उतर कर जरा देख तो, उसे जाना भी है तो आज। फिर अंकित से बोली, जो रसोई के पास ही हिसाब किताब में उलझा था, सुनिए, कार्तिक के लिए मैंने मिठाई और कुछ खाने को बांध दिया है। वैसे तो माँ पापा ख्याल रख लेते हैं उसका, फिर भी थोड़ा बहुत बांध दिया है, सही है ना? अंकित बोला, बिंदु, सुबह से कह रहा हूँ मत करो इतना मेहनत, वो नहीं ले जाएगा, वहाँ से ले लूँगा बोलता है। तुम सुबह से लगी हो, रोकता हूँ तो रुकती नहीं, तो बोलती हो बेटे के लिए खाना माँ भाभी माँ ही बनाएगी। तुम्हें नहीं लगता इन कुछ दिनों में तुमने इन दोनों भाइयों को कुछ ज्यादा लाड दुलार देकर बिगाड़ दिया है? देखो ना, ये कार्तिक सुबह सुबह उठकर मंदिर जाता है, सोया पड़ा है आज। बिंदिया बोली, उसका जाने का मन नहीं है और एग्जाम शुरू होने वाली है, पापा बार बार बुला रहे हैं और ये जाने का मन ना है। सालों बाद दोनों को माँ जो मिल गई है, इसीलिए नहीं जाना चाहते। जब कार्तिक हुआ तो माँ चली गई थी, और जब ऋतिक हुआ तो छोटी माँ। इन दोनों ने एक का प्यार सही से ना देखा, और मैं खुशकिस्मत, मुझे दोनों का प्यार भर भर कर मिला, अंकित ने कहा। तब पद्मा आ गई, आते ही बोली, जीजी, कार्तिक भैया ना जा रहे हैं क्या? बिंदिया ने उसे देखते ही कहा, पीहू, अपने भैया को खाना परोस कर दे, मैं ऋतिक को नीचे भेजती हूँ और कार्तिक को लेकर आती हूँ, कर देना प्यारी बहना, कहकर उसका गाल चूम लिया। पद्मा खुश होकर बोली, जीजी इतने प्यार से कहोगी तो जान दूंगी पद्मा आपके लिए। बिंदिया ने प्यार से उनकी नजर उतारी और कार्तिक के कमरे की तरफ बढ़ी। देखा तो कार्तिक अब भी औंधे मुंह पड़ा था और ऋतिक साइड में बैठा था और कह रहा था, जानता हूँ भाई, भाभी माँ का इतना लाड़ पाने के बाद जाने का मन नहीं हो रहा। आखिर माँ का प्यार हम दोनों को मिला ही कहाँ? बाबूजी ने बहुत दिया, मगर माँ तो माँ होती है, और तुमने तो फिर भी छोटी माँ को देखा, मैंने तो किसी को ना देखा, मेरी सोचो। कार्तिक बोला, तो अब रहेगा ना उनके पास तू, मगर मैं? बिंदिया दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। तभी ऋतिक ने देखा और बिंदिया ने चुप रहने का कहा उससे, और कार्तिक के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। कार्तिक ने कुछ ना देखा, बस बिंदिया की गोद में छुप गया, और इधर ऋतिक भी। बिंदिया की आंख वैसे ही भर आई थी।
उन दोनों की बातें सुनकर, ऊपर से इन दोनों का ये स्नेह, उसने प्यार से दोनों का सर सहलाया और बोली, तो मेरे दो दो जवान बेटे नन्हे बच्चों की तरह कर रहे हैं। ऋतिक बोला, माँ के लिए बच्चे बड़े नहीं होते, लेकिन शादी होने वाली हो तो बड़े हो जाते हैं। और ऋतिक से बोली, पद्मा रसोई में अकेले है, जा उसकी मदद करता दे। और तू उठ कार्तिक। ऋतिक बिंदिया की बात सुनकर चला गया और कार्तिक ने बिंदिया की गोद से सर हटाकर तकिए में घुसा लिया। बिंदिया ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, अच्छा ठीक है, तू अकेले नहीं जाएगा ना, तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। कार्तिक ने ये सुना तो बोला, सच्ची? बिंदिया ने कहा, मुच्ची, और कमरा संभालने लगी और बोली, मैं पग फेरे की रस्म तो कराई, अब कुछ और कहकर चलती हूँ। कार्तिक ने ये सुना तो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। बिंदिया चादर संभाल कर बिछाते हुए बोली, बस मेरे पीछे अकेली पद्मा सब घर संभाल ले, और तेरे भैया भी मेरे बिना खुशी से रहे, और ऋतिक भी काम पर सही से ध्यान लगाए। इतना कहकर उसने कनखियों से कार्तिक को देखा। थोड़ी देर पहले तक खुश कार्तिक उदास होकर बैठ गया। बिंदिया उसके बगल में बैठ गई और बोली, अब क्या करे? कार्तिक बोला, भाभी आप नीचे जाओ, मैं आता हूँ नीचे। बिंदिया ने उसे देखा और बोली, कार्तिक अगर मन नहीं है तो मत जा। वैसे मैं बताना तो नहीं चाहती थी, मगर आज गोरी भी पहुंच जाएगी शाम तक घर, माँ की देखभाल के लिए। ना जाने क्या होने लगा था कार्तिक को गोरी के नाम से। वो बोला, तो क्या हुआ, वो आएगी तो? बिंदिया ने उसे अपनी तरफ घुमाया और पूछा, कुछ नहीं होता उसके होने से। कार्तिक बोला, सच कहूँ भाभी, कुछ होता है, पर क्या समझ नहीं आता। वो आसपास होती है तो बात करते रहने का मन होता है, वो नहीं होती तो कमी खलती है, मगर कोई बात नहीं भी कह देता है मन, पता ना क्या होता है। बिंदिया बोली, तो पता करो भैया मेरे, जाओ घर और पता करो, इससे पहले कि तेरे भैया को कोई और पसंद आ जाए। कार्तिक बोला, शादी? शादी मैं नहीं करूँगा, शादी किधर से आई बीच में? विद्या हंसते हुए बोली, ना कर, पर जो मैंने बनाया वो साथ ले जाना पड़ेगा। तेरे बड़का भैया कह रहे थे तू नहीं ले जाएगा। आपने बनाया और मैं नहीं ले जाऊं, कैसे संभव है? आप बांध दो, मैं ले जाऊंगा। कार्तिक सबका आशीष लेकर चला गया और जिधर जा रहा था उधर एक और प्रेम कहानी इंतजार कर रही थी। उसे देखकर बिंदिया के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने बिंदिया का हाल पूछा और सुनकर बहुत खुश हुए। बिंदिया ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ था। गौरी आ गई थी। गौरी को देखकर कार्तिक को बहुत सुकून सा मिला, मगर बात करने की हिम्मत ना हुई और वो काम में लग गया। कार्तिक का LLM पूरा भी हो चुका था और अपने ही सर के साथ वो काम करने लगा था। एक साल के अनुभव के पास वो वापस गांव जाना चाहता था ताकि बड़का भैया की मदद कर सके। बहुत से पेचीदा केस थे जिनका फैसला नहीं हो पा रहा था और कार्तिक चाहता था वो अच्छा वकील बन जाए, फिर उनमें हाथ डाले। इधर गौरी को भी खुशी हुई थी कार्तिक के आ जाने से। 2 दिन हुए थे कि एक दिन सुबह सुबह कार्तिक से उसके सर ने कहा कि वो 2 दिनों के लिए शादी में बाहर जा रही है। गौरी जाना नहीं चाहती, इसलिए वो यही है, वो सब कर लेगी। अगले दिन जब कार्तिक नाश्ते के लिए पहुंचा तो नाश्ता तैयार मिला, साथ ही एक पर्ची भी जिसमें लिखा था नाश्ता रखा है। कार्तिक ने नाश्ता किया और पर्ची में लिखा थैंक यू, टेस्टी नाश्ता था, और ऑफिस को निकल गया। शाम को भी खाने की प्लेट के नीचे यही पर्ची मिली। कार्तिक ने फिर से वही लिखा और इसी तरह बिना बोले ही सब एक दूजे तक जाने लगे और बातें होने लगी। एक दिन पर्ची में लिखा था लो की कोई बुक मांगी थी। कार्तिक ने लिखा मेरे कमरे की सबसे ऊपर वाली शेल्फ में वो बुक रखी है, ले लेना। और अदालत चला गया। काम ज्यादा बढ़ गया था। सर के ना होने से वो रात को देर तक आता, लगभग 10:30 बज जाते और तब तक गौरी उसका इंतजार कर रही होती है। वो सामने तो नहीं होती, मगर कार्तिक को उसकी उपस्थिति का एहसास हो जाता। दोनों बिना बात किए भी बात करते थे और ना होकर भी एक दूसरे के साथ होते थे और जवाब पाकर मुस्कुरा जाते। 3 दिन का कहकर सर चौथे दिन भी नहीं आए थे। जिस दिन बुक मांगी उसी दिन कार्तिक किसी काम से कोई कागज लेने जल्दी आ गया और इधर गौरी ने जब जाना कि बुक किधर है
तो वो सब काम निपटाकर कार्तिक के रूम की तरफ बढ़ी। गौरी कार्तिक के कमरे में गई ही थी कि उसे अजीब सी अनुभूति हुई। उसका दिल धड़कने लगा और कहने लगा कुछ हो ना जाए। उसने अपने सर पर हाथ मारा और बोली क्या होगा भला, और अंदर चली गई। मगर दिल था कि और जोर से धड़कने लगा। मोहब्बत तो पहली नजर में ही दस्तक बिना दिए अंदर दिल में रहने लगी थी, मगर ना इकरार ना इनकार और ना इनकार हुआ था, और यहाँ तक कि सही से नजर भर देखा तक न था। शादी में नजरें ही मिल पाई थी और सबके रहते एक दूजे को एक टक निहारना अटपटा भी था। चोरी पकड़ी जाती तो, मगर कुछ लोगों से चोरी छुपे भी नहीं थी। उन्हीं में से थी बिंदिया और पद्मा। खैर गौरी ने कदम रखा और इसकी निगाह पूरे कमरे पर गई। पूरा कमरा व्यवस्थित था, सब सामान अपनी जगह विराजित था। उसकी नज़र स्टडी टेबल पर रखी फोटो पर गई। उसने देखी उसमें सब थे, पद्मा भी। कार्तिक को घेर रखा था सबने। उसने फोटो पर हाथ फिराया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई और फिर बुक वाली अलमारी देखी। उसे बहुत पसंद आई। अब ऊपर तो बहुत ऊपर था, कमरे में बनी हुई ये अलमारी का खाना सचमुच ऊपर था। तो उसने पास में रखी टेबल ली और उस पर चढ़ गई। ध्यान न दिया कि टेबल की टांग टूटी है। इधर वो ढूंढ रही थी किताब और पहुंचने की कोशिश कर रही थी उस किताब के पास। उधर कार्तिक तेज कदमों से कमरे में आया। तभी गौरी का बोझ टूटे पैर की तरफ ज्यादा हुआ और वो गिरी। कार्तिक ने जल्दी से दौड़कर पकड़ लिया। वो सीधी उसकी बाहों में आ गई। नजर मिल गई और अब हटने का नाम ना ले। दोनों एक दूजे में खो से गए। पहली बार एक दूजे को ध्यान से देखा। तभी कुछ जोर से बोला। दोनों जल्दी से संभले और बाहर आए। बिल्ली भागी। उसने धूप में स्लिप में रखी अचार का डिब्बा गिरा दिया था। प्लास्टिक का होने के कारण कुछ नुकसान ना हुआ। दोनों ने जब देखा तो हंस पड़े। गौरी ने जाकर डिब्बा उठाकर रख दिया और जैसे ही रखा सामने कार्तिक था। वो पहली बार उससे बोला तुम्हारी किताब। उस टेबल की टांग टूटी हुई है, इसीलिए तुम गिरते गिरते बची। अगर मैं समय पर नहीं आता तो फिर मैं गिर जाती, टांग टूट जाती और क्या होता, कहकर गौरी हंस पड़ी। कार्तिक कमरे के अंदर जाता हुआ बोला सही है, घर पर कोई है नहीं तो सेवा मुझे ही करनी होती है। पिछले 4 दिन से तुम जो एहसान कर रही हो उसका बदला चुक जाता। गौरी ने जब ये सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो बोली एहसान कर रही हूँ तुम पर, फिर से बोलना। तो कार्तिक बोला बोलने में क्या है, डरता हूँ क्या? डरना चाहिए तुमको, फिर ऐसा कुछ कहा तो जान ले लूंगी, समझे? गौरी ने कार्तिक के कॉलर पकड़ते हुए कहा मैंने कुछ बोला तो जान ले लोगी और तुम कुछ भी बोलो तो कुछ नहीं। कार्तिक ने डबल गुस्सा दिखाते हुए कहा। गौरी बोली क्या कहा, कब कहा? घूर कर देखा, कार्तिक को देखा। कार्तिक ने भी घूर कर उसे देखा और बोला अभी बाहर क्या कहा था तुमने अपने पैर को लेकर? गौरी ने सुना तो बोली फर्क पड़ता है क्या मेरी तकलीफ से? और धीरे से उसके पास आया। गौरी दीवार से जा लगी। कार्तिक ने अपना हाथ दीवार पर रखते हुए कहा बोलो। नजर फिर मिली और गौरी ने कार्तिक के पेट में गुदगुदी की और कार्तिक के हाथ हटते ही जीभ चढ़ाकर भाग गई और दरवाजे तक आकर रुक गई। बिंदिया के पिता और माँ वापस आ गए थे। गौरी ने जल्दी से अपने ताऊ के पैर छुए और ताई के गले लग गई। तभी कुछ कागज लेकर कार्तिक आया तो वो बोले कार्तिक तुम इस वक्त घर पर? कार्तिक ने कहा ये कागजात लेने आया था और चला गया। कार्तिक जब शाम को घर वापस आया तो सर ने खबर सुनाई कि गौरी की शादी पक्की हो गई है और वो अपने घर चली गई है। उसका भाई आया था लेने को। कार्तिक हक्का बक्का रह गया। तड़प की एक लहर सी उठी उसके मन से और गहराई में जाकर दब गई। किसी से कुछ नहीं कह पाया तो वहां से गौरी के कमरे में गया और कोई निशानी ऐसी जिससे ये पता चले कि गौरी भी उसे पसंद करती है, मगर कुछ ना मिला और सिर्फ 1 हफ्ते में गौरी की शादी हो गई। बिंदिया को जब पता चला तो वो दौड़ी भागी घर आई और शादी रोकने की कोशिश की, मगर असफल हुई। गौरी से मिली तो गौरी ने कह दिया जो माँ पापा कहेंगे वही होगा। बिंदिया ने जब कहा और कार्तिक का क्या तो आंखें बरस गई और बोली उनका क्या? बिंदिया ने कहा ये तुम मुझसे पूछ रही हो? उनसे कहिएगा भूल जाए मुझे, अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दीजिएगा दीदी उनकी। और शादी कर चली गई। इधर कार्तिक पत्थर का बुत बन गया। उसने कसम खा ली वो शादी नहीं करेगा, गौरी नहीं तो कोई नहीं, और शादी नहीं की बल्कि शहर छोड़कर भाई के काम में शामिल हो गया और खुद को बड़का भैया के 2 उलझे हुए केसों में उलझा लिया।
और इन सब के बीच कार्तिक की जिद से ऋतिक पद्मा की भी शादी हो गई। शादी में खूब एंजॉय किया और उसके बाद खुद को पूरी तरह काम में डुबो लिया। जिंदगी दर्द और खुशी दोनों देती है, बस दर्द की दवा कुछ ज्यादा कड़वी होती है। जो इसे पी लेता है वो फिर मीठी दवाई भी पीता है। कार्तिक दर्द की दवा बहादुरी से काम करके पी ले। आज दुख है तो कल हंसी है। एक दिन कार्तिक सुबह सुबह कोर्ट जा रहा था और इतनी जल्दी में था कि नाश्ता भी न किया। बिंदिया ने जल्दी जल्दी पराठे सेके और लेकर कमरे में आई तो देखा कार्तिक बस निकलने ही वाला था। बिंदिया को देखते ही बोला, भाभी अभी नहीं, अभी देर हो रही है, अभी मुझे जाना है, 10 बजे कोर्ट पहुंचना है। और निकलने लगा। बिंदिया ने कसकर हाथ पकड़ा और बोली, रोज ऐसा ही करते हो तुम कार्तिक, ना खाने का ध्यान ना पीने का। पद्मा छोटी है तो उसे रोज बुद्धू बनाकर एक पराठा रोल कर ले जाते हो और जाते जाते नाश्ता होता है तुम्हारा। क्या लगता है तुमको मुझे दिखता नहीं है? क्या कर रहे हो तुम खुद के साथ? भाभी मैं शाम को आकर आपकी सब बातें सुनूंगा, आज देर हो जाएगी, प्लीज मेरी प्यारी भाभी, कार्तिक ने बिंदिया को मनाते हुए कहा। बिंदिया बोली, नाश्ता करके जाना पड़ेगा और मैं नहीं सुनने वाली तेरी कोई भी मीठी घी की चुपड़ी बात। बैठ चुप करके, 10 बजे पहुंचना है और 8 भी नहीं बजे हैं। तेरे चक्कर में हम दोनों को रोज सुबह जल्दी उठना होता है। इतने प्यार से नाश्ता बनाते हैं और तुझ रोज छोड़कर चला जाता है। आज तो तुझे बिना हाथ से खिलाए नहीं जाने दूंगी, समझा? बिंदिया की प्यार भरी फटकार सुनकर कार्तिक खुद ही बैठ गया और बिंदिया कोर तोड़ तोड़ कर खुद ही खिलाने लगी और बोली, याद है तुझे जब तू घर नया नया आया था, तब एक बार तेरे हाथों में चोट लग गई थी और मैंने तुझे डांटकर यूं खाना अपने हाथ से खिलाया था। तू आज भी वैसी ही डांट खाने लायक कर्म करता है, क्यों सताता है अपनी भाभियों को? तभी पद्मा का स्वर सुनाई दिया, और डांट लगाओ दीदी भैया को, ये कुछ ज्यादा बिगड़ गए हैं। रोज नाश्ता छोड़कर जाती है और रात घिरे घर लौटती है। और फिर दोनों ने डांट लगाई खूब जमकर, और कार्तिक चुपचाप दोनों की डांट में मिला प्यार देखता रहा और साथ ही नाश्ता करता रहा। कभी पद्मा खिलाती तो कभी बिंदिया, और ऐसा प्यार देखकर दरवाजे पर खड़े अंकित और ऋतिक बोले, काश हमको भी कोई ऐसे प्यार से खिला दे। कार्तिक ने सुना तो बोला, मेरा फिनिश हुआ, अब आप दोनों खाओ मेरी प्यारी भाभी के हाथों से खाना, मगर हाँ कभी खुद भी खिला दिया करो। और भागता हुआ निकल गया। उसे जाता देखकर बिंदिया की आंख भर आई और वो बोली, गौरी की शादी हुए 7 बरस बीत गए और ये अब भी उसी के लिए। पद्मा, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक भैया यूं ही लड़ते रहेंगे खुद से? अंकित ने बोला, मेरी तो सुनता ही नहीं है ये। आज केस का फैसला होने के बाद इससे पता बात करता हूँ। ऋतिक, अब तो इनकी शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। पूरा दिन गुजर गया। शाम को दौड़ता भागता कार्तिक घर में घुसा और जैसे ही बिंदिया को देखा और गोद में उठाकर जोर से घुमा दिया और कहता गया, भाभी हम केस जीत गए, वो भी एक नहीं दोनों। तभी पद्मा आई। उसने पूछा, सच्ची भैया? उसने भाभी को उतारा और लड्डू का डिब्बा जो हाथ में लाया था वो खोलकर पद्मा के मुंह में ठूसते हुए बोला, हाँ हम जीत गए और पहली बार मैंने अकेले केस लड़ा और जीत भी गया हूँ भैया के कारण। उन्होंने भरोसा दिया और ऋतिक ने साथ, और आप दोनों ने आशीष। देखो मैं कामयाब हो गया। आज पहली बार मैं वाकई काबिल वकील बन गया। अब वो बंसीराम हमारे खेतों पर अपना हल नहीं चलाएगा और न ही लोगों पर जुल्म कर पाएगा। भैया सही कहते थे, इंतजार का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। आज वो वाकई खुश था। बिंदिया ने संभलते हुए कहा, सबको खबर दी। अंकित बाहर से अंदर आता हुआ बोला, इसकी खबर इससे पहले पूरे गांव में फैली पड़ी है। ऋतिक तो सीधा गले से जा लगा कार्तिक के, खूब खुश हुए, सब खूब हंस पड़ रहे थे। और तभी दरवाजे से बंसीराम सिंह आता हुआ दिखाई दिया। वो बोला, आखिर तू केस जीत ही गया अंकित। जो तेरा बापू संजय नहीं कर सका वो तूने कर दिया। वो भी ये हुआ तो तेरे भाइयों की वजह से। मगर तू भूल रहा है, ये ऋतिक और सोनू तो सगा भी ना है तेरा। इतना सुनते ही कार्तिक, जो शांत रहता था, उसने पहली बार बंसीराम का कूलर पकड़ लिया और फिर छोड़ते हुए बोला, बंसीराम आज बोल दिया, अगर फिर कभी ऐसा कुछ कहा तो जबान काट कर तेरे हाथ में रख दूंगा। शायद तू जानता नहीं,
ऋतिक से बड़ा मैं हूं तो मेरा गुस्सा तो उससे भी कहीं अधिक होगा ना। तूफान भड़काने की कोशिश ना कर वरना। ऋतिक बोला, वरना इस दरवाजे से आ तो गए हो, साबुत नहीं जाओगे। कार्तिक ने ऋतिक को देखा। ऋतिक बोला, परिवार का मतलब तू क्या जानेगा बंसीराम। तूने तो अपने सगे भाइयों के साथ धोखा किया है। तू हम लोगों का सगा नहीं है, कह रहा है तू भूल रहा है। इसमें संजय बालियान का खून है और संजय बालियान का खून तभी तक शांत रहता है जब तक उसे कोई भड़काता नहीं। पहले जाकर अपना परिवार संभाल। मेरे परिवार को कोई गंदी आंख से भी देखेगा तो आंख फोड़ दूंगा। अंकित ने दोनों को शांत किया और बोला, माफ कर दे हुकुम, मेरे ये दोनों छोरे ज्यादा उबल गए। ये दोनों नादान समझे नहीं आपकी बात को। हम सगे नहीं, सगे से ज्यादा है, चार शरीफ एक आत्मा है और वो आत्मा हमारे पिता की है। मैं खुशकिस्मत हूँ जो दो माओं का प्यार पाया और इसीलिए इस परिवार को प्यार से रख पाया हूँ और आगे भी ऐसे ही रखूंगा। आप जाओ, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर मेरे परिवार पर, मेरे भाइयों पर फिर उंगली मत उठाना। भले के लिए कह रहा हूँ। और नमस्ते में हाथ जोड़ दिए। बंसीराम चला गया तो अंकित ने दोनों को कसकर गले से लगा लिया और बोला, बाबूजी तेरे दोनों बेटों ने आज तेरी वो चिंता भी दूर कर दी जिसने आपकी जान ली। अब तो खुश हो जाओ। ऋतिक बोला, मतलब? कार्तिक ने भी पूछा। इसका क्या मतलब है बड़का भैया? अंकित बोला, मरने से पहले एक रोज आधी रात को नींद नहीं आ रही थी तो बाबूजी ने पास बुलाया, मुझे अपनी चिंता की वजह बताई। बताया कि बंसीराम ने धोखे से उनके पिता की जमीन हड़प ली है और वो जमीन दो जगह है और वो साबित नहीं कर पा रहे कि वो हमारी है। वो जमीन हाथ से जा रही है। मैंने बहुत समझाया मगर वो बोले कि वो उनके पिता और ससुर की आखिरी निशानी है। अगले दिन वो चल बसे। बंसीराम ने उस जमीन को जोतना शुरू कर दिया। बस उसी दिन सोच लिया, किसी भी तरह जमीन के ये दो टुकड़े जिन पर मेरे बापू की जान अटकी थी और छीनने की वजह से गई वो मैं वापस पाकर रहूंगा। और इसीलिए मैंने दोनों जमीन पर केस ठोक दिया। इतने सालों में न जाने कितनी कोशिश की मगर केस आगे न बढ़ा और आज तुम दोनों ने इसे जीत दिया। मैं जानता हूँ कोर्ट के अंदर की लड़ाई तूने लड़ी तो कोर्ट के बाहर की लड़ाई ये मेरा ऋतिक लड़ता रहा। इसकी तो जान है इसका बड़का भैया। और तुम लोगों ने आज सचमुच मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। गर्व है मुझे मेरे भाइयों पर। आज संजय बालियान की तरह अंकित बालियान का भी सीना चौड़ा हो गया। पद्मा बोली, तब तो सारे गांव में मिठाई बंटनी चाहिए। बिंदिया बोली, बांट दे। और हंस पड़े सब। शाम का वक्त था। कार्तिक शहर से गांव लौट रहा था। तभी उसे एक युवती बेहोश पड़ी दिखाई दी। कार्तिक ने बाइक रोकी और उसे पलटकर देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने जल्दी से उसे बाहों में कसकर भर लिया और उसके सर से बहता खून देखकर जल्दी से युवती को उठाया और बाइक पर ही बिठाकर गांव के अस्पताल में भर्ती कर दिया। उस वक्त बिंदिया अस्पताल में नहीं थी। गांव का ही एक लड़का जो नया नया डॉक्टर बना था, वो और साथ में एक डॉक्टर जो बाहर से आए थे, वो उसका इलाज करने लगे। कार्तिक ने तुरंत भाभी को फोन मिलाया। कॉल लगाते ही बोला, भाभी जल्दी से अस्पताल आओ। बिंदिया से पहले पूछती क्या हुआ है, उसने फोन काट दिया। बिंदिया जैसे ही अस्पताल पहुंची, कार्तिक को देखा और उसके साथ ही युवती को बाहर लाया गया। कार्तिक ने उंगली से इशारा किया। बिंदिया ने हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा और फिर उस युवती को देखा और पुकारा, गोरी। फिर कार्तिक को देखकर बोली, ये तो गोरी है, इसे क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर बताइए। कार्तिक ने बिंदिया को संभाला और स्ट्रेचर ले जाने को कहा। वो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर बिंदिया, इनके सर से काफी खून बह गया था, इसीलिए हमें ऑपरेशन करना पड़ा। अच्छा हुआ वकील साहब जो आप इन्हें सही समय पर ले आए और अपना खून दे दिया, नहीं तो शायद ये नहीं बचती। इतना कहकर बिंदिया को ढांढस देकर वो चले गए। बिंदिया ने कार्तिक को देखा और रूम की खिड़की से गोरी को और फिर कार्तिक से पूछा। ये सब कार्तिक ने सारी बात बता दी। बिंदिया ने सुना तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और कहने लगी, क्या हुआ होगा इसके साथ? बोला था इसे कि कार्तिक का हाथ थाम ले, ये शादी मत कर, मगर गोरी ने कहा था माँ बाप की मर्जी से ही शादी करूंगी और आज इस हालत में
कैसे पहुंची होगी ये गांव की सीमा के बाहर? इसके सर पर ये चोट कैसे लगी? कार्तिक ने जब बिंदिया के मुंह से सारी बातें सुनी तो बस निढाल होकर रह गया, कुछ ना बोल पाया। और उसके मुंह से निकला, इस जन्म में बिंदिया कुछ पल को भूल गई थी, मगर जब उसे याद आया तो उसने जल्दी से कार्तिक की तरफ देखा और बढ़कर उसके पास आई और उसका हाथ कसकर पकड़ा। कार्तिक ने भाभी को देखा और मुस्कुरा दिया, फिर बोला, गौरी के घर वालों को फोन कर दीजिए भाभी। बिंदिया बोली, जब तक मुझे कारण नहीं पता चल जाता मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और रूम के अंदर चली गई। कार्तिक बाहर आंखों में आंसू लिए अपनी मोहब्बत को बदतर हालत में रूम के बाहर खड़ा खड़ा देखता रहा। कहाँ उसने सोचा था कि अपनी गोरी की हंसी को किसी की नज़र न लगने देगा, और कहाँ आज उसे निर्जीव सा अपने ही हाथों उठाकर लाया था। धीरे धीरे सबको पता चला और सब आ गए, पद्मा, ऋतिक, बड़का भैया भी, और तो और बिंदिया के माता पिता भी। उन्होंने गौरी के घर में बताने को कहा तो बिंदिया ने मना कर दिया। इधर गौरी को पूरी रात होश न आया। कार्तिक ने किसी की नहीं सुनी, वो घर नहीं गया और बिंदिया के कहने पर सब चले गए। बहुत कहा बिंदिया ने वो भी चला जाए, वो है, यहाँ तक कहा कि वो शादीशुदा है अब। तो कार्तिक नहीं माना। वो बोला, जब तक उसे बिल्कुल ठीक ना देख लेता और उसके साथ क्या हुआ नहीं जान लेता नहीं जाऊंगा, और अस्पताल की छत पर चला गया। सर्द रात थी, दिसंबर के दिन, और कोहरे से भरी छत में अकेला कार्तिक सुबह सुबह रोने लगा। और फिर धीरे धीरे उसका रोना बढ़ता चला गया और वो बेतहासा रोने लगा, इतना कि जितना वो कभी नहीं रोया था। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकला था। जब सुना कि शादी तय हो गई गौरी की, गौरी ने शादी को हाँ कर दी, ये जाना तब भी ना रोया। वो विदा हो गई ये जानकर भी ना रोया, और आज उसे तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके अंदर का बवंडर जो इतने सालों से दबा पड़ा था सब बाहर निकल आया। बहुत देर तक वो सर्दी की सर्द रात में रोता रहा, और जब नीचे आया तो पता चला बाकी सब चले गए, भाभी यही है। भाभी की रात के 2 बजे तक ड्यूटी थी तो वो रूम के अंदर भी नहीं गया। 2 बजे बिंदिया की ड्यूटी खत्म हुई तो वो जबरदस्ती बिंदिया को घर छोड़ आया और खुद पहली बार हिम्मत करके उसके कमरे में गया। शायद बेहोशी में ही उसने करवट ली थी, उसकी पीठ दिख रही थी। उसने ढकने को कपड़ा पकड़ा ही था कि उसकी पीठ के जख्म उसे दिख गए। उसने बहुत हिम्मत करके हाथ फिराना चाहा और जैसे ही हाथ लगाने वाला था कि गौरी की मांग का सिंदूर उसे दिख गया। वो झट से हट गया और उसने नर्स को बुलाया। नर्स आई तो उसने उसे चोट के बारे में बताया तो नर्स बोली, उनके शरीर ऐसे बहुत से जख्म हैं, दवा दी गई है, वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इतना कहकर नर्स जाने लगी। कार्तिक बोला, ऐसे और जख्म मतलब कहाँ कहाँ है जख्म? नर्स बोली, उनके सीने में, कांधे पर, पीठ पर, हाथ पैरों पर। ऐसा लगता है किसी ने इनको चाबुक से मारा है, और आज ही नहीं बल्कि लगभग रोज मारता होगा। इनकी हालत बहुत खराब है, शरीर से ही ठीक होने में वक्त लगेगा इनको, मन का न जाने क्या हुआ होगा। इतना कहकर नर्स चली गई। कार्तिक के सर में हथौड़े की तरह पड़ने लगे चाबुक, बार बार मार, हर रोज निशान, जख्म, ऐसे शब्द। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। कार्तिक रात भर यही सोचता रहा और रात भर चैन न पा सका। सुबह सुबह 6 बजे अचानक गौरी की आँख खुली और वो बड़बड़ाने लगी, आज देर कैसे हो गई उठने में, और उठने की कोशिश करने लगी। और तभी उसे होश आया। वो एकदम से बोली, मैं कहाँ हूँ? कार्तिक उसकी बात सुनकर बेड के पास आया और बोला, अस्पताल में। गौरी ने कार्तिक को देखा और देखते ही उससे चिपक गई और बेतहासा रोने लगी। कार्तिक की समझ में ना आया वो क्या करे। वो ऐसा उसे खुद से चिपक कर रोते हुए देखता रहा। वो रोई जा रही थी। आखिर उसने गौरी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, मत रो गौरी, कुछ नहीं हुआ है, तुम सुरक्षित हो। कार्तिक के मुंह से ये शब्द सुनकर गौरी एकदम से उससे अलग हो गई और बोली, मुझे क्यों बचाया, मर जाने देते। फिर कार्तिक का हाथ पकड़कर बोली, बोलो क्यों बचाया, मर जाने देते कार्तिक।
और कार्तिक के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। कार्तिक ने पहली बार गौरी के मुंह से अपना नाम सुना था। वो भरी हुई आंखों से हंस गया। इधर गौरी उसके कंधे से लगे रोई जा रही थी और बोलती जा रही थी, अपने प्यार का गला घोट दिया, तुम्हारी मोहब्बत के आगे अपने माता पिता की इच्छा, उनकी आज्ञा को मान दिया। तुम्हारा दिल तोड़कर गौरी किसी की और की हो गई। मुझे इसकी सजा मिली है। मैं बहुत बुरी हूं ना कार्तिक, मुझसे दूर रहो कार्तिक, बार बार कहकर उसे खुद से दूर धकेलकर बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। कार्तिक बस उसे देख रहा था। उसकी मोहब्बत का इजहार गौरी ने किया था, वो भी इस तरह। और इधर गौरी बेसुध हो गई। उसके पास गया और बोला, गौरी गौरी, उसे होश में ना आता देख। वो चिल्लाया। नर्स नर्स आई और डॉक्टर भी आया। उन्होंने कार्तिक को बाहर जाने को कहा। वो जाना नहीं चाहता था मगर जाना पड़ा। वो बाहर तड़पता रहा और डॉक्टर बाहर आया और बोला, कमजोर है इसीलिए बेहोश हो गई, 1 घंटे बाद होश आ जाएगा। और 1 घंटे बाद होश आया तो वो कुछ न बोली और कार्तिक को देखकर नजर घुमा ली। कार्तिक कुछ कहता उससे पहले ही सब आ गए और उससे बातें करने लगे और कार्तिक बस देखता ही रहा अपनी गौरी को। गौरी को अस्पताल में 4 दिन रहना था। बहुत मना किया सबने और गौरी ने भी तो साफ मना किया मगर कार्तिक नहीं माना। वो अस्पताल से हिला भी नहीं। 4 दिन तक बिना एक शब्द बोले गौरी की सेवा करता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। गौरी बहुत कोशिश करती कि उसे कार्तिक को तकलीफ ना देनी पड़े और वो सोचती कि कार्तिक से ना कहे, मगर कार्तिक बिना कहे सब समझ जाता और जो काम खुद कर सकता वो कर देता और जो काम ना कर पाता नर्स को बुला लाता। एक पल को तो गौरी के सामने से ना हिलता। गौरी उसे यूं तो नहीं देखती मगर जब वो उसे नहीं देख रहा होता तो नजर ही नहीं हटती। उसने बिंदिया से कहा कि कार्तिक से बोले कि वो चला जाए तो बिंदिया ने कहा, वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा मगर रहेगा यहीं। वो नहीं मानेगा। पूरे 1 दिन गौरी के कहने पर कार्तिक वाकई सामने नहीं आया मगर अगले दिन सुबह सुबह गौरी ने खुद कार्तिक को उसका नाम लेकर पुकारा और वो यूं दौड़ा आया जैसे उसे जिंदगी मिल गई। देखा तो गौरी ने खुद उठने की कोशिश की और कमजोरी की वजह से गिर पड़ी। कार्तिक ने उसे उठाया और 2-4 बातें भी सुना दी और फिर नहीं हिला उसके सामने। कार्तिक उसके लिए जो भी करता वो उसे देखती रहती। वो उसे खाना खिलाता, नाश्ता कराता और उठाकर वॉशरूम भी ले जाता और नर्स की मदद से वो सब कर लेती और इतनी देर गौरी बस उसे निहारती रह जाती। 4 दिन हो गए। बिंदिया ने जब देखा कि कमजोरी बहुत और है तो उसे अस्पताल में ही रखने को कहा तो कार्तिक ने कहा, अपनों के बीच अपनों की सेवा में रहेगी तो जल्दी ठीक होगी, ना कि अस्पताल में रहकर। बिंदिया मान गई। वैसे भी वो इतने दिन से कार्तिक गौरी का ख्याल रख रहा था, वो अपना ख्याल नहीं रख रहा था, इसलिए उसे वक्त से खाना जबरदस्ती खिलाकर जाती थी। उसने कहा, ठीक है, शाम को गौरी को घर ले चलेंगे। शाम हुई। बिंदिया पेपर बनाने गई। मीरा ने सारा सामान पैक किया और कुछ लेने बाहर गई। कार्तिक और गौरी कमरे में अकेले थे। कार्तिक बाहर जाने लगा तो गौरी ने उसे रोका। वो बोली, कार्तिक भूल क्यों नहीं गए मुझे? कार्तिक ने सुना तो रुक गया। वो बोला, सांस लेना कैसे भूलते हैं, नहीं आता। गौरी ने जब ये सुना तो उसकी आंखें भर आई। अपनी आंखों को पोंछते हुए बोली, जब ऐसा ही था तो एक बार भी कहा क्यों नहीं? कार्तिक इस बार उसके सामने आया और बोला, अगर कह दो तुम नहीं जानती थी तो मानूंगा कि मैंने नहीं कहा। गौरी ने सर उठाकर कार्तिक को देखा। उसकी नज़र में वही प्यार था जो उसने पहली मुलाकात में महसूस किया था। उसने अपनी नज़र हटा ली और वो इसीलिए ही तो किसी से शादी कर पाई थी कि कार्तिक ने कुछ नहीं कहा था। डरती थी वो, अगर कार्तिक ने अगर जुबान से कह दिया तो वो मना नहीं कर पाएगी उसे याद आया वो दिन जब बिंदिया के पापा और माँ ने ये खबर सुनाई थी। अगर वो पूरी शाम इस बात का इंतजार करती रही कि कार्तिक उससे कुछ कहेगा और वो सबका विरोध कर लेगी, मगर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा और उसने भी ये जानते हुए भी कि कार्तिक उसे प्यार करता है, शादी के लिए हामी भर दी थी और खुद को पत्थर बना लिया। बिंदिया के कुछ कहने पर उसने कह दिया था कि वह अपने माँ पापा की मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगी। गौरी की आंखों में आंसू भर गए। उसने अपने घुटनों में अपना सर छुपा लिया। गौरी ने अब तक सच किसी
किसी से नहीं कहा था। जिसने भी पूछा उसने कह दिया कि उसे चक्कर आ गए थे, मगर उसके घाव सिर्फ कार्तिक ने देखे थे। गौरी को दूर बैठे देख रहा था और उसे देखते देखते बोला, उम्मीद है एक रोज सच बोलोगी और जिस संताप से गुजरी हो उस संताप को दूर करने में मेरी मदद जरूर लोगी। मुझसे कभी भूलकर कभी लगाव हुआ हो तो इतना हक जरूर देना। इतना कहकर वो बाहर को चला गया और गौरी अपने घुटनों पर सर झुकाए बस रोती रही। उसके साथ क्या हुआ था उसने अपने सीने में दबाए। गौरी को घर आए अब 1 महीना हो गया था। किसी ने उसकी खबर भी नहीं ली थी, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी नहीं। आखिर एक दिन अंकित ने कहा, बिंदु अपनी ताऊ जी से गौरी के विषय में पूछो तो क्या उन्हें खबर है इन सब की। बिंदिया ने अपनी ताई को फोन किया और जो सुना उसके बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो फोन रखते ही अपने कमरे में आई और बड़बड़ाने लगी। आखिर क्या समझते हैं माता पिता बेटियों को, सिर्फ एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। बिहाने के बाद सोचते हैं बोझ उतर गया, फिर भले ही वो नर्क सा जीवन जी रही हो। ससुराल में पलटकर पूछते भी नहीं कि बेटी जिंदा है या मर गई। ऐसे ही बड़बड़ा रही थी बिंदिया। अंकित ने देखा तो उसे जोर से अपने गले से लगा लिया और उसे शांत किया। वो अंकित है के गले से लगते ही खूब रोने लगी। उसे इस तरह बड़बड़ाते और रोते कार्तिक ने सुन लिया था। उसे बहुत गुस्सा आया और वो गौरी के लिए पानी लेने गया था। गौरी अब बिल्कुल ठीक थी, मगर दवा अब भी चल रही थी, जिसका ख्याल कार्तिक अब भी रखता था। गौरी छत पर थी। कार्तिक गिलास लेकर आया और रखने की बजाय पटक दिया और गुस्से से दवा की पुड़िया खोली और दवा रखकर जाने लगा। तो कपड़े टांगती हुई गौरी बोली, कौन सी बात पर इतना गुस्सा आ रहा है। कार्तिक ने पहली बार गौरी से गुस्से में बात की और इसीलिए वो गुस्से में बोला, तुम कौन सा सब बताती हो मुझे जो मैं बताऊं। गौरी ने कार्तिक को देखा। पहली बार कार्तिक बहुत गुस्से में था। उसने गोली खाई और बोली, ठीक है आज तुमको सब बताऊंगी, फिर जो निर्णय ठीक समझो ले लेना मेरी बाकी जिंदगी के लिए। आज तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। और मुस्कुराकर कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। गौरी ने कहना शुरू किया, बचपन से ही मेरे घर लड़कियों के लिए हर कदम पर पाबंदी थी। मेरे पापा दादा दादी के साथ गांव में रहते थे, उनका पढ़ने में मन न लगा। दूसरी तरफ मेरे चचेरे दादा के बेटे मतलब बिंदिया दीदी के पिता और मेरे ताऊजी बहुत होशियार थे, तो उनके पिता ने तय किया और अपने बेटे के लिए शहर में रहेंगे और ताऊजी को लेकर शहर आ गए। मेरे पिता गांव में ही रह गए। हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई 1 बहन, जबकि बिंदिया दीदी इकलौती है। उनके पिता ने उन्हें खूब पढ़ाया है। मेरे पिता ने मेरे भाइयों को पढ़ाया, मगर मुझ पर हर कदम पर रोक लगाई। बहुत मुश्किल से ताऊ जी के कारण मैं पढ़ सकी। पढ़कर कुछ बनने का सपना छोटे से ही बिंदिया दीदी को देखकर मन में आया और ताऊ जी को देखकर वकील बनने का। इसीलिए 12th के बाद शादी का दबाव बनने पर भी शादी के लिए तैयार ना हुई और पढ़कर BLLB करने की सोच ली तो BA किया और एडमिशन ले लिया। एडमिशन हुए कुछ दिन हुए थे कि पता चला बिंदिया दीदी शादी कर रही है, वो भी डॉक्टर बनने के बाद, और शादी के बाद वो भी बड़ी डॉक्टर बनेगी। मन में सपना उड़ान भरने लगा। जब बिंदिया दीदी की शादी में आई तो पाबंदियों के बीच आई थी। किसी की तरफ देखने पर भी मनाई थी, मगर मेरी 2 निगाहों ने तुमको देख लिया। ना जाने कब तुम्हारी हो गई गौरी, पता ही ना चला। इस 1 महीने ने उन दोनों को दोस्त बना दिया था और कार्तिक ने ही उससे अस्पताल में पहली बार में ही कहा था, बाकी ना सही एक दोस्त की तरह वो परवाह करने दो। वो मना नहीं कर पाई थी। गौरी ने कार्तिक की तरफ देखते देखते पानी पिया और संभली। फिर धीरे से पास ही खड़े कार्तिक का हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही बिठा दिया और बोली, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कार्तिक बार बार, इसीलिए मेरे पास ही बैठो। और उसे पास ही बिठा लिया और आगे बोली, दिल पहली नज़र में तुम्हारा हो गया। तुम्हारी निगाहों ने तो पहली बार मिलते ही कह दिया, शायद मेरी निगाहों ने भी। बाकी का रहा सहा मेरी बिंदिया दीदी के घर आने ने। उस दिन जब तुमको देखा तो बहुत खुश थी और जब ताऊ ताई गए तो और भी खुश हो गई थी। तुम्हारे साथ जीने के लिए पल मिल रहे थे, तुम्हें एहसास करा रहे थे कि मैं हूँ, इसीलिए पैरों में पायल और चूड़ी पहनती थी। बिंदिया दीदी ने ही कहा था कि एक रोज कि तुम्हें ये सब पसंद है, मुझे भी पसंद थी, मगर घर की पाबंदियों के बीच पास होकर भी नहीं पहनी।
और तुम्हारे लिए पहनने लगी। 4 दिन रुक्मणी दीदी से पूछ पूछ कर तुम्हारे पसंद का खाना बनाती रही, तुम्हारे कपड़े अपने हाथ से धोकर प्रेस करती रही। बस हिम्मत नहीं हुई तो तुम्हारे कमरे में जाने की, क्योंकि लगता था मैं वहीं की ना हो जाऊं। एक तरफ तुम्हारी ओर खिंच रही थी, दूसरी तरफ खुद को रोक रही थी तुम्हारे पास आने से। जानती थी घर में पता चला तो तूफान आएगा। कभी कभी दिल कहता झेल जाऊंगी सब तूफान, और अक्सर कमजोर पड़ जाता। बस उस रोज किताब के बहाने कमरे में आई, और ये सब कहकर गोरी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। कार्तिक ने पूछने की कोशिश की तो उसका हाथ रोक दिया और उसे देखकर बोली, रोने दो कार्तिक, पहली बार रो रही हूँ, वो भी तुम्हारे सामने। तुम्हारी बाहों में आकर वो सुकून मिला कि सोच लिया बस तुम्हारी होकर रहूंगी। मगर फिर ताई जी आए और बिना तुम्हें बताए, तुमसे मिले बगैर घर लौट गई। घर जाकर फिर बंदिशों में जीने लगी, मगर दिल का पंछी तुमसे मिलने को तड़पता रहा। इधर ताऊ जी ने तुम्हारी बात छेड़ी घर में। पापा ने जब सुना कि मैं भी शायद पसंद करती हूँ तो उस दिन बहुत पिटाई हुई। ये कहकर कि गुल छर्रे उड़ा कर आई है। तुम्हारे निश्चल प्रेम को मेरे दोनों भाइयों भाभियों और माता पिता ने खूब गाली दी, और आनन फानन में रिश्ता ढूंढकर मुझसे शादी करने को कहा गया। मना करने का सवाल ही ना उठा। रिश्ते की बात के साथ दो अर्थी उठने वाली बात मेरी माँ ने खुद कही। बस बिना देखे बिना जाने कौन है क्या है शादी कर ली। शादी के दिन बिंदिया दीदी आई तो उन्हें कुछ कह ना पाई, बस इशारों में कह दिया कि माँ बाप की मर्जी के बिना शादी नहीं करूंगी, और ब्याह कर तुम्हारे प्यार और याद को हमेशा के लिए दिल में दबा कर चली दी। मगर ससुराल में पहले दिन ही स्वागत गालियों से हुआ। सबने तोहमत लगाई कि पढ़ी लिखी वकील है, बचकर रहना, केस ना कर दे। बस पति को ये बात नागवार गुजरी और बिना घूंघट उघाड़े हंटर की बारिश कर दी और धमकी दी कि कदम घर से बाहर निकालने भी नहीं चाहिए। 2 दिन बाद होश आया। इससे पहले कुछ कहती, कार्तिक ने उसके लब पर हाथ रख दिया और भरी आंखों से देखा। वो गोरी ने कार्तिक की तरफ मुस्कुराकर भरी हुई आंखों से देखा और बोली, तुम्हें जानना था, अब सुनो पूरा, मैं नहीं रुकूंगी अब। जानते हो, जब पति के बारे में जाना तो पता चला मेरे पति की उम्र 45 वर्ष है और मैं 24 की। उस पर गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है। बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ऐसे ही कोड़े बरसाकर निकलता है। वो हर किसी को मार देते हैं, अपने माता पिता को छोड़कर। ये सब जानकर मैं बहुत रोई। माता पिता भाई से कहना चाहा तो जवाब मिला, जैसा कर्म वैसा फल। इतने बुरे कर्म थे क्या मेरे। खैर 2 दिन बाद होश आया। इस बात की परवाह किए बिना ही पति मेरे जिस्म को निचोड़ करते रहे। रात भर मैं दर्द से तड़पती रही, घाव से खून रिसता रहा, मगर उन्हें परवाह कहाँ। बस अब बर्दाश्त के बाहर था तो घर वापस जाने का फैसला कर लिया। तो पता चला घर वाले तो संबंध तक तोड़ चुके, किधर जाएगी। और जब कहा कि कहीं भी जाऊंगी तो उसने बालों से पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और कह दिया, मैं भी तो देखूं कैसे भागेगी। उसके बाद तो हर रात वो आता जिससे खेल कर चला जाता। मैं रात भर पत्थर की तरह पड़ी रहती, पूरा दिन काम करती, गालियां खाती और फिर मार। पूरा दिन किसी से संपर्क करने की कोशिश करती और हर बार पकड़ी जाने पर यूं ही चाबुक से पीटी जाती। धीरे धीरे हिम्मत जवाब देने लगी और एक दिन पता चला माँ बनने वाली हूँ। मगर अत्यधिक काम और मार से वो रुका ही नहीं, मर गया 1 महीने में ही। 4 साल में 4 बार ये खबर मिली और 4 साल में 4 बार मेरे अंदर की माँ मरी। इतना कहकर गोरी चुप हो गई। पत्थर सी लगने लगी वो कार्तिक को। कार्तिक की आंखें इतनी देर से बरस रही थी और उसका हाथ दरवाजे की कील पर उतना ही गड़ता जा रहा था जितना दर्द गोरी की बातों से निकल रहा था। कार्तिक बिना गोरी को देखे कील पर हाथ गड़ाई पूछा, फिर गांव तक कैसे आई। गोरी ने कार्तिक का हाथ देख लिया था। वो कार्तिक के पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, क्यों और दर्द दे रही हो मुझको कार्तिक। फिर उसे अपने पास बिस्तर पर बिठाते हुए उसके हाथ पर अपना दुपट्टा बांधते हुए बोली, नहीं होता दर्द अब किसी बात से, किसी चोट से, मगर तुम्हारी तकलीफ देखकर दर्द अभी भी होता है कार्तिक। और इतना कहकर आंसू भरी आंखों से उसे देखा। कार्तिक ने झट से उसे अपने गले से लगा लिया और खूब रोया। गोरी भी खूब रोती रही। काफी देर तक उसके सीने से लगी और फिर रोते हुए ही बोली,
बोला, सब सहती रही तुम, एक बार भी मुझे याद नहीं किया। गौरी कार्तिक के गले से हटते हुए उसके हाथ में कपड़े में गांठ बांधते हुए बोली, अभी तक जीवित हूँ क्योंकि तुमको याद किया। जानते हो, एक दिन तुम्हारी बहुत याद आई और मैं बहुत रोई। जब रोना बंद हुआ तो पानी पीने आई और तभी दरवाज़ा खुला दिखा और मैं भाग आई। जब तक उस गांव से ना निकली तब तक भागती रही और भागकर इधर का रास्ता मिला, इस गांव में ही आ गई। मुझे तो पता भी नहीं था ये तुम्हारा गांव है। तुम मेरे इतने पास रहते हो, बस एक गांव की दूरी है। खैर यही है मेरी कहानी, इसके आगे तो तुम जानते हो। इतना कहकर पत्थर से उसे देखने लगी। कार्तिक ने पूछा, सर पर चोट कैसे लगी? गौरी ने अपने सर पर हाथ लगाया और बोली, ये वो जब भागी दरवाजे से तो अंधेरे में दरवाजे से टकरा गई और लग गई चोट, कहकर मुस्कुरा दी। कार्तिक उसे देखता रह गया और सोचता रह गया कि आज़ादी की चाह के मन में इतनी थी कि सर फट गया, खून बहता रहा और उसने ध्यान तक नहीं दिया। और गौरी उसे देख रही थी एकटक, फिर बोली, आज तुमको दूसरी बार इतने पास से और गौर से देख रही हूँ। कार्तिक ने पूछा, पहली बार कब देखा था? गौरी बोली, जब पहली बार देखा था तब, और मुस्कुरा दी। कार्तिक ने उसके सर की पट्टी बदली और बोला, ये अब ठीक होने को है, चलो दवा खाओ और सो जाओ। गौरी को सुलाकर जब कार्तिक बाहर को आया तो उसने दीवार से टिकी बिंदिया को देखा। वो कार्तिक को देखकर और रो पड़ी। कार्तिक ने संभालना चाहा तो वो कार्तिक के गले से लगकर ही रो पड़ी। अपनी ही बहन का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। कार्तिक ने उतनी देर से खुद को संभाला था मगर फिर खुद ही रोने लगा। गौरी उठकर आई तो उसने दोनों को रोते देख लिया। कार्तिक एकदम से उसे देखकर बोला, चुप हो जाओ भाभी माँ, मेरा वादा है, जिन्होंने भी गौरी पर अत्याचार किए हैं मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और इसमें गौरी को मेरा साथ देना पड़ेगा। वैसे भी इसने अपने जीवन का फैसला मुझ पर छोड़ा है तो उन सबको सबक भी सिखाऊंगा और इसका जीवन भी फिर से इसे वापस करूंगा, मैं वादा करता हूँ भाभी। इतना कहकर वो तेज कदमों से बाहर निकल आया। पीछे पीछे ऋतिक भी और इधर गौरी को पद्मा और बिंदिया ने संभाल लिया। शाम का समय, अंकित कुछ हिसाब में उलझा है। बिंदिया और पद्मा किचन में चाय बना रही है और गौरी छत पर कपड़े सुखा रही है। कुछ फाइल लिए बैठा है अंकित, कुछ लिख रहा है। तभी ऋतिक आता है, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी है। खुद को संभाल कर वो कहता है, भैया आपने जो पता करने को कहा था पता चल गया। कार्तिक ने कहा, क्या पता चल गया? भैया वो गौरी भाभी की शादी। कार्तिक, क्या शादी? किससे हुई है? कौन है पति और उसका गांव? बता जल्दी। रसोई से बिंदिया और पद्मा चाय और नाश्ता लेकर आती है और अंकित का हिसाब भी बंद हो जाता है। ये सब सुनकर गौरी भी नीचे आती है। कार्तिक के मुंह से सवाल सुनकर ऋतिक कहता है, कार्तिक भैया, पति का नाम मदन लाल है। मदन लाल बंसीलाल का भाई है। अंकित एकदम से बोला और फिर गौरी की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी शादी उस परिवार में हुई है। एक बार पता नहीं क्या तुम्हारे माता पिता ने कैसे घर में शादी कर दी, क्या क्या सहा होगा ना जाने इस बच्ची ने उस घर में। वो घर नहीं है, एक पिंजरा है जहाँ बेटियां तक कैद में रहती हैं। तो बहू के साथ तो और भी ज्यादती करता होगा। ये सब कहते कहते अंकित की आंख भर आई। वो गौरी के पास गया और उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, क्यों सहती रही अत्याचार, क्यों आवाज नहीं उठाई? बस एक बार बेटी अपने जीजी जीजा को याद कर लेती। मैं आया था तब क्या तुमने मुझे नहीं देखा था? गौरी ने जब अंकित के हाथों में पिता सा साया पाया तो वो उसी के सीने से लगकर रोने लगी। इधर कार्तिक गौरी को रोते देखकर गुस्से से दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी अंकित की तेज आवाज आई, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख कार्तिक। अगर आज तुमने गुस्से में आकर कुछ कर दिया तो गौरी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे लोगों से गौरी को सिर्फ मुक्त ही नहीं करवाना बल्कि उसे न्याय भी दिलवाना है। तुम जानते हो अच्छे से, बंसीलाल ने अभी अभी ही तुमसे मात खाई है। अगर उसे पता चल गया कि गौरी यहाँ है तो वो जरा देर नहीं करेगा उसे यहाँ से जबरदस्ती ले जाने में। और देख, एक बार गौरी की तरफ मदन लाल का नाम सुनते ही वो कांप जाती है। न जाने कौन सी दुश्मनी निकाली है उस शैतान ने इस बच्ची से। अंकित की बात सुनकर कार्तिक रुक गया।
उसका गुस्सा दब गया, मगर मुट्ठी सीधी दरवाजे पर पड़ी और खून निकल आया। बिंदिया ने जल्दी से उसे पकड़कर बिठाया और बोली, गुस्से में अपना आपा मत खो कार्तिक, ऐसा हल निकाल कि मदन लाल को उसके किए की सजा भी मिले और वो गोरी को यहाँ से ले भी ना जा सके। उसने अपनी जिम्मेदारी तुझे दी है ना, तो उसे तकलीफ हुई तो बर्दाश्त कर पाएगा तू, सोच अच्छे से। पद्मा ने कार्तिक की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, कार्तिक भैया, तलाक का केस डाल दीजिए, साथ ही घरेलू हिंसा का, शायद इससे न्याय मिले गोरी जीजी को। कार्तिक सबकी बात से सहमत हो गया। वो गोरी के पास उसके कमरे में गया, जिसे अंकित पहले ही भेज चुका था। उसके कमरे में जाते ही उसने देखा गोरी खिड़की के पास खड़ी रो रही थी और डर से कांप भी रही थी। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और उसके पास गया और बोला, मेरे रहते भी डरोगी अब तुम? कहा था ना तुमने कि अब नहीं रोगी, फिर क्यों तुम्हारी आंखें नम? गोरी कार्तिक के पास आई और उसका हाथ पकड़कर कहा, क्यों किया ये सब? अगर यही सब करना है तो मैं वापस चली जाती हूँ अपने पति के पास। कार्तिक ने कहा, भूलकर भी मत सोचना, ये सब मैं तुम्हें वापस पाकर नहीं खोना चाहता। और गोरी को अपने गले से लगा लिया और फिर झटके से हटाया और बोला, कुछ नहीं होगा मेरे रहते तुमको, बस भरोसा रखना। और चला गया। गोरी कार्तिक को देखती ही रह गई। वो समझ ही नहीं पाई कब उसने कार्तिक को इतना हक दे दिया कि कार्तिक उसे यूं अपने गले से लगा ले रहा था, और कब उसके इस हक को जमाने को उसने कबूल किया था कि उसके सीने से लगकर उसे सुकून और सुरक्षा का एहसास होता है। वो ऐसे ही खड़ी उसे देखती रही और सवाल उनके मन में घूमते रहे। तभी बिंदिया और पद्मा भी आ गए। बिंदिया ने गोरी को इस तरह देखा तो पूछा, क्या हुआ गोरी? पद्मा ने भी पूछा, गोरी जीजी कहाँ खोई हो? गोरी ने कहा, कहीं नहीं। गोरी को पहले दिन से ही कार्तिक का आसपास होना अच्छा लग रहा था। प्यार तो पहले से ही करती थी, मगर अब भी करती है, उसे ये आज पता चला था। उसकी आंखों ये सोचकर ही नम हो गई। इधर कार्तिक ने गोरी की तरफ से उसकी सहमति से केस फाइल कर दिया, दोनों तरह का। जब ये बात बंसीलाल को पता चली तो वो गुस्से में मदन लाल के साथ घर आया और पद्मा को अकेला देखकर गोरी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और उसके माता पिता को बुलाया और उनको अपने साथ मिला लिया। जब कार्तिक को ये बात पता चली तो वो पुलिस को लेकर मदन लाल के घर गया। जब मदन लाल ने उस पर हाथ उठाना चाहा तो उसने उसका हाथ ही तोड़ दिया, और उस दिन ऋतिक को कार्तिक के असली गुस्से का पता चला। कार्तिक घर के अंदर घुसा और बेड से बंधी हुई गोरी को छुड़ाया, और जब उसे खोल दिया तो गोरी झट से उसके सीने से लग गई और बोली, मुझे यहाँ से ले जाओ कार्तिक। इस बार गोरी के माता पिता और पति ने खूब इमोशनल और भावुक करने की कोशिश की, मगर गोरी ने कार्तिक को देखा। कार्तिक ने हाथ आगे बढ़ाया और गोरी कार्तिक का हाथ थाम हमेशा के लिए मदन लाल का घर छोड़ आई। मदन लाल गोरी को तलाक नहीं देना चाहता था, मगर कार्तिक के मजबूत केस की वजह से गोरी उसके चंगुल से हमेशा के लिए छूट गई। संजय बालियान के परिवार की एकता फिर से काम आई। सबने मिलकर गोरी को मदन लाल के चंगुल से छुड़ा लिया और बंसीलाल को भी सबक दिया कि औरत पांव की जूती नहीं होती, वो जीवन साथी होती है। जब तक उसे वो स्थान नहीं दिया जाता, घर आंगन की उन्नति नहीं होती। गोरी के मुक्त होने के दिन सब बहुत खुश थे। सबने सोच लिया कि अब कार्तिक और गोरी की शादी कर देंगे। गोरी के माता पिता भाई को भी अक्ल आ गई थी। उन्होंने गोरी का रिश्ता कार्तिक से करने के लिए कहा, मगर कार्तिक ने मना कर दिया। उसने गोरी से के सामने ही कहा, गोरी को मुक्ति दिलाना मेरा फर्ज था। ये भी मानता हूँ मैं गोरी से ही प्यार करता हूँ और उसके सिवा किसी से शादी नहीं करूँगा, और गोरी के मर्जी के बिना नहीं। और ये जानता हूँ कि गोरी की मर्जी है, मगर मैं चाहता हूँ गोरी जिस संताप से गुजरी है उस संताप को वो पूरी तरह भूल जाए। उसकी आंखों में शादी से पहले बहुत सपने थे, वो सारे सपने पूरे करे। वो मेरी ही तरह वकील बनना चाहती थी। मैं चाहता हूँ वो वकील बने, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। अगर आज अपने पैरों पर खड़ी होती तो वो किसी के दबाव में नहीं आती। मैं चाहता हूँ वो मुझसे शादी करने का फैसला तब करे जब वो खुद मेरे लायक और मुझे अपने लायक समझे। मैंने उसकी आंखों में पिछले 2 हफ्तों से एक सवाल देखा है। उसे लगता है कि उसके अतीत का साया उसके मन और तन दोनों पर है, और उसे ऐसे अपनाकर मैं उस पर एहसान करूंगा। और क्या पता मोहब्बत की वजह से
नहीं बल्कि दया करके उससे शादी कर रहा हूँ। उसे ऐसा लगता हो, इसीलिए चाहता हूँ वो पहले ये सपना पूरा करे, उसके बाद शादी करने और ना करने का निर्णय ले, क्योंकि तभी वो इस निर्णय के काबिल होगी। ने कार्तिक की बात सुनी और गौरी की तरफ देखा, जो भरी हुई आंखों से अब भी कार्तिक को ही निहार रही थी। अगर आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। कार्तिक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। गौरी अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर वापस चली गई। संजय बालियान के परिवार के सारे संकट टल गए। अंकित और ऋतिक दो दो बच्चों के पापा बन गए थे। अंकित, कार्तिक और ऋतिक एक साथ मिलकर गांव की तरक्की, गांव को बचाकर कर रहे थे। सब सुखी थे। बस कमी थी तो गौरी की और कार्तिक की हंसी की। 5 साल बाद गौरी अपनी LLM की पढ़ाई पूरी की। एक काबिल और कार्तिक की तरह वकील बनकर वापस लौट रही थी। सारे घर में खुशियां दौड़ रही थी। बिंदिया आवाज लगाती हुई कार्तिक के कमरे में आई। कार्तिक, कार्तिक, तू आज भी काम में लगा है? अरे तुझे याद भी है कि गौरी आ रही है? और कमरे में देखा तो कार्तिक था ही नहीं। वो पूरे घर में ढूंढती रही मगर कार्तिक ना मिला। सब उसे तलाशने लगे। ऋतिक, पद्मा, अंकित, बच्चे भी चाचा ताऊ कहकर उसे ढूंढ रहे थे, मगर कार्तिक कहीं न था। कार्तिक गौरी को लेने जाने वाला था पर गया नहीं। इधर कार्तिक की ढूंढाई हो रही थी, उधर कार्तिक गांव के दूसरे किनारे पर, जहां गौरी से पहली बार मिला था, उसी मुंडेर पर बैठा था, चुपचाप और एकदम शांत। इधर बिंदिया ने ऋतिक को भेजा गौरी को लेने के लिए, और उधर खेतों की थोड़ी ऊंची मुंडेर पर बैठा कार्तिक न जाने किस सोच में गुम था। अचानक किसी ने उसके पीछे से आंखें बंद की। उसने हाथ को बिना छुए ही कहा, आ गई तुम? मैं तो तुमको लेने भी नहीं आया, फिर भी आ गई तुम। और पीछे पलटकर देखा, सामने गौरी खड़ी थी, बिल्कुल वैसे जैसे उसने देखना था। बदन पर वकील वाले काले कोट के साथ गौरी खड़ी थी। उसके हाथ में LLM की डिग्री थी। उसने उस डिग्री को कार्तिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कार्तिक नहीं लेने आएगा तो क्या गौरी भी नहीं आएगी? गौरी तो कार्तिक की परछाई है, वो जहां ये वहां, कहकर उसने प्यार से कार्तिक को देखा। कार्तिक ने सामने खेत को देखते हुए कहा, याद है गौरी, ये मुंडेर, यही मैंने तुमको पहली बार देखा था जब हम छोटे थे। तुम पहली बार अपने पिता के साथ मेरे गांव आई थी, अपने मामा से मिलने, जो कुछ साल पहले गांव से चले गए। तब तुम मात्र 6 साल की और मैं 8 साल का था। मैं खेत में और तुम इस मुंडेर से गुजर रही थी। याद इसीलिए है क्योंकि जब तुम इस मुंडेर जिस पर मैं बैठा हूँ चढ़ी, तो तुम्हारी माँ ने बहुत जोर से डांट लगाई और कह रही थी कि लड़कियों को अच्छे से रहना चाहिए, ऐसे राह में बनी मुंडेर पर चढ़ना या फिर लड़कों की तरह उचकना नहीं चाहिए। तुम उदास सी चली गई। मुझे बुरा लगा और मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी, क्या लड़कियों के सारे काम हम लड़कों से अलग होते हैं? और अगर होते हैं तो गांव की लड़कियां ऐसी क्यों हैं? वो देखिए पद्मा को, और तुम्हारे जाने के बाद वो इसी पर चढ़ी चिल्ला रही थी। बाबा ने कहा, कोई नियम नहीं है बेटा, ये हम लोगों की छोटी सोच ने ऐसा बना दिया है। बेटा हो या बेटी, उसे पढ़ने का, जीने का, अपनी मर्जी से जीवन साथी तक चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिससे अगर उसके भावी घर वाले उसके साथ न्याय करे तो विरोध करने के काबिल हो। आर्थिक रूप से मजबूती से अपने फैसले लेने के काबिल तो बनाएगी ही। ज्ञान उसमें इतना विश्वास भरेगा कि वो सही गलत को समझ सकेगी। इसीलिए कोशिश में हूँ कि इस गांव की लड़कियां पढ़े लिखे। बाबा की कोशिशों के बाद गांव में लड़कियों की शिक्षा बड़ी कक्षा तक की नहीं बल्कि जॉब भी करे इतनी होने लगी थी। और मेरे मन में था कि क्या इस गांव की तरह हर किसी को यही मौका मिलेगा? बाबा के बाद बड़का भैया ने कोशिश की और आज घर की बहुएं तक नौकरी करने लगी है। फिर सालों बाद तुमको बड़का भैया की शादी में देखा। मैं नहीं जानता गौरी, मगर बचपन में वो चेहरा समा गया था आंखों में। और फिर उस दिन तुम्हें देखा शादी में, बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम, मगर उसके साथ देखी तुम्हारी बंदी से तुम मुझे देख रही थी, मगर ऐसे कि किसी को पता न चले, शायद किसी को ना दिखी, मगर मुझे दिख रही थी। बेड़िया, कितनी नाजुक सी हो गई थी तुम, और तुम्हारी माँ की भाषा में तमीज वाली भी। सच कहूँ भी मचल गया था तुम्हारी वो बेड़िया तोड़ने को।
तुमसे मिलना सुखद था मगर दुखद भी। धीरे धीरे कब तुम्हें चाहने लगा पता नहीं, मगर प्यार करता हूँ तुमसे ये समझने में देर हो गई। हाँ, मुझे पता चला तुम वकील बनना चाहती हो, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था, मगर इस तरह शादी कर देंगे तुम्हारे माता पिता ये नहीं पता था। इतना कहकर कार्तिक रुक गया। गौरी अभी भी खड़ी थी और कार्तिक की बात को सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंख भर आई और सुबह गई। कार्तिक ने उसकी तरफ सुबह को सुन लिया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और खुद उठकर बोला, गौरी आज तुम्हारी सारी बेड़ियां भी टूट गई और तुम आत्मनिर्भर भी बन गई। आज खड़ी हो जाओ इस मुंडेर पर और उसी तरह चिल्लाओ जिस पर तुमको उस रोज डांट पड़ी थी। गौरी ने आंसू भरी आंखों से कार्तिक को देखा और टीले पर चढ़ी और बोली, आई लव यू कार्तिक, और उतरकर कार्तिक के सीने से लग गई। आसपास के सारे लोगों ने देखा और अपना काम करने लगे। कार्तिक ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, देखा हम कुछ भी करें इस दुनिया को बस कुछ पल फर्क पड़ता है और फिर ये काम पर लग जाती है। लेकिन अगर हम बुरा मान ले या क्या कहेगी इस बात की परवाह करे तो यही दुनिया जीना दुश्वार कर देती है। आज के बाद तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मेरी गौरी को खुलकर जीने की पूरी आज़ादी है, समझी तुम? गौरी ने भरी आंखों से उसकी नाक पकड़कर कहा, समझ गई, मगर हम दोनों को सारे घर वाले ढूंढ रहे होंगे। ऋतिक स्टेशन के चक्कर तो लगा चुका होगा, अब घर चले। अगर अभी ना गए तो बड़का भैया पूरा गांव ढूंढने निकल पड़ेंगे। कार्तिक भरी आंखों से मुस्कुराया और गौरी को जोर से गले से लगाया और बोला, आई लव यू बहुत सारा। और फिर वो लौटने को मुड़े तो उसका परिवार सामने खड़ा मिला। बड़का भैया बोले, मैंने कहा था जहाँ कार्तिक वहाँ गौरी और जहाँ गौरी वहाँ कार्तिक, ये रहे दोनों। बिंदिया आगे बढ़कर दोनों के पास आई और दोनों का कान खींचते हुए बोली, क्यों तुम दोनों को यहाँ मिलने की सूझी थी और हमारी जान वहाँ सूख गई, इस बात की कोई परवाह नहीं। सॉरी सॉरी भाभी, दोनों एक साथ चिल्लाए। तभी ऋतिक बोला, शादी कर दो भाभी माँ इन दोनों की, इससे पहले कि बच्चे गलत रास्ते पर चले। क्यों कार्तिक भैया, यही तो कहा था ना आपने मेरे और पद्मा के समय। कार्तिक बोला, एक मिनट कान छोड़ो भाभी, और कान छुड़ाकर बोला, ऋतिक रुक, तुझे तो अभी बताता हूँ। 2 बच्चों का बाप हो गया मगर और भागा उसके पीछे पीछे, साथ में बच्चे भी। इधर गौरी ने बिंदिया और अंकित के पैर छुए और पद्मा को गले से लगाया। बिंदिया बोली, बोल गौरी, मेरे कार्तिक के साथ संगम करेगी या नहीं? गौरी बोली, वो तो बचपन में हो गया था। सबने उसकी तरफ देखा। वो हंसकर बोली, घर चलिए फिर सब बताऊंगी, और आगे आगे पद्मा का हाथ पकड़े दौड़ती चली गई। घर आकर देखा तो सोनू भी फौजी की वर्दी में खड़ा था। सोनू को देखकर सब बड़े खुश हुए। आज पूरा परिवार एक साथ था। कार्तिक और गौरी की शादी भी हो गई और साथ में सोनू के लिए भी रिश्ता देखकर उसकी भी शादी कर दी गई। आज संजय बालियान जी का परिवार सब एक साथ बहुत खुश थे।